नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। यूपी की सियासत के दो युवा चेहरे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी, दोनों साथ में हैं। साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। आईएनडीआईए यानी विपक्ष का जो देशव्यापी गठबंधन है उसका भी हिस्सा है। लेकिन फिर भी क्यों बार बार अखिलेश यादव और जयंत चौधरी में दरार की खबरें उड़ती हैं? क्यों बार बार ये खबरें उड़ती हैं कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव का साथ छोड़कर बीजेपी में जाएंगे? जब ये सवाल जयंत चौधरी से किया जाता है तो या तो वो उसका गोलमोल जवाब देते हैं या फिर वो मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं एनडीए में, मैं तो इंडिया का हिस्सा हूं, अखिलेश यादव के साथ हूं। लेकिन फिर वो जो बैठक होती है विपक्षी गठबंधन की पटना में, वो वहां नहीं आते। फिर इन अटकलों को बल मिलता है। फिर वो बेंगलुरु में आते हैं और इन अटकलों पर मिट्टी डालते हैं। लेकिन फिर उसके बाद संसद में विपक्षी गठबंधन की एकता का एक टेस्ट कहे जाने वाले दिल्ली सेवा बिल पर जब वोटिंग होती है तो वहां से वो फिर गायब हो जाते हैं। उसकी अलग अलग वजह बताई जाती है, पारिवारिक वजह, राजनीतिक वजह, लेकिन वो वहां वोट नहीं डालते हैं। वो वोट ना डालना अप्रत्यक्ष रूप से विपक्ष को झटका और बीजेपी को फायदा, तो वो वोट नहीं डालते हैं। फिर ये अटकलें उड़ती हैं। ऐसे में बार बार अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी ये खबरें उड़वाती है, जबकि हमारा साथ जो है वो बना हुआ है। लेकिन आईएनडीआईए यानी विपक्ष का जो गठबंधन बना है, देश भर में इसकी बहुत चर्चा है, इसका बहुत बज़ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि इसके सामने सबसे ज्यादा अड़चनें हैं, सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं, अपने अलग अलग सियासी समीकरणों की वजह से, सीट बंटवारे को लेकर, सबके अपनी निजी सियासत की मजबूरियों को देखते हुए। तो ऐसी सूरत में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का यह रिश्ता कहां खड़ा हुआ है? 2024 में इसका क्या होगा, इस बारे में और अगर ये लोग साथ भी हैं तो उससे अहम सवाल ये हो जाता है कि क्या अखिलेश यादव ही बड़े भाई की भूमिका निभाएंगे और वो जो चाहेंगे, जिस तरह का सीट बंटवारा चाहेंगे वो होगा? यानी बहुत सारी लेयर्स हैं इस रिश्ते के अंदर। तो इन बारीकियों को समझने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी की अहमियत, बीजेपी की मजबूरियां, अखिलेश यादव की या विपक्ष की मजबूरियां, मायावती की मजबूरियां, इन सब के बीच में खड़े हुए, इन सब की धुरी बने हुए जयंत चौधरी की सियासत, इन तमाम चीजों को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार, आस मोहम्मद वरिष्ठ पत्रकार, दोनों ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं और पश्चिमी यूपी की सियासत पर और जयंत चौधरी की सियासत पर पैनी और करीबी नजर रखते हैं। साथ ही हमारे सीनियर एडिटर कुमार अभिषेक, जो कि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। कुमार अभिषेक से मैं पहला सवाल लेता हूं कि कुमार, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि आपने यूपी तक के लिए जयंत चौधरी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय के साथ एक बड़ा लंबा इंटरव्यू किया। उनसे आपने कुरेद कर जरूर पूछा होगा कि भाई क्यों उड़ती है ये बार बार खबरें और आप कहां पर खड़े हैं? तो उस इंटरव्यू के बाद, रामाशीष से बात करने के बाद आपकी अपनी सेंस क्या कहती है? हालांकि मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि जयंत चौधरी ने यह साफ कहा है कि वो एनडीए के साथ नहीं जा रहे हैं, इंडिया में ही शामिल है। लेकिन फिर भी ये अटकलें जो उड़ती हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कुमार अभिषेक? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल नीरज, देखिए, जयंत चौधरी ने बिल्कुल कैटेगोरिकली एकदम साफ कहा है, या फिर उनकी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंडिया में जाने का सवाल नहीं है और वो लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उसे मजबूत करते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आपने अपने जो शुरुआती जो आपकी टिप्पणी थी, आपने बहुत सारे उदाहरणों का जिक्र भी किया। जब उम्मीद ये थी कि जयंत वहां खड़े होंगे, वहां दिखाई देंगे, लेकिन जयंत वहां दिखाई नहीं दी। इससे शंकाएं हुई और धुआं उठा है। धुआं उठा तो बिना आग का धुआं है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। ये भी बात सच है कि जयंत चौधरी ने पश्चिम में जिस तरीके से पूरा का पूरा नई आरएलडी खड़ी की है उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने नए तरीके से मुस्लिम और जाट समीकरण को जोड़ा है, जो नफरत खत्म की है उस इलाके में, जिस तरीके से पुराने समीकरण को जोड़ा है, तो देखने से एक बार की यही लगता है कि जयंत चौधरी तो अब किसी सूरत में बीजेपी के साथ इस चुनाव में क्या आगे भी नहीं जाएंगे।
और उसकी वजह यह है कि जो पश्चिम की राजनीति है, पश्चिम की राजनीति और पश्चिम देश के भी पश्चिमी इलाके की राजनीति है, उसमें अगर जयंत को रहना है तो उन्हें बीजेपी से दूर रहना होगा, और अभी तक दिखाई यही दे रहा है। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष की बातों पर आऊं, उसके पहले मैं आपको बताऊं कि आज मेरी मुलाकात बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं से हुई, और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका ये कहना था कि जयंत अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है और हम मजबूत होंगे। पश्चिम के ही हैं बड़े नेता, और हम बहुत मजबूत होंगे। लेकिन वो क्या आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या किस स्तर पर उनकी बातचीत हो रही है, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं जिन नेताओं की बात कह रहा हूं वो नेता हैं जो जयंत के एक तरीके से धुर विरोधी कहे जा सकते हैं, या वो ऐसे नेता है जो नहीं चाहते कि वो नहीं चाहेंगे कि जयंत चौधरी आए। लेकिन आज जो उन्होंने बातचीत में कहा कि हाँ वो अगर आते हैं तो अच्छा होगा, तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। अब उसमें सवाल ये है, कई बातें निकल करके आई कि भाई देखिए, आपने अभी जो जितने गठबंधन बनाए हैं, जिन जिन लोगों को राजभर को लेकर के आए हैं या जिसे लेकर के आए हैं, उसमें यह है कि अगर आप पूर्वांचल की सीटें देखें तो बीजेपी के पास बहुत ऑप्शन है। हारी हुई ढेर सारी ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी उन्हें दे सकती है। लेकिन जयंत चौधरी को लाने का मतलब है कि अपनी तमाम जीती हुई सीटें, बहुत सारी जीती हुई सीटें और बहुत मजबूत कैंडिडेट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ से बातें हैं। लेकिन अब हम आते हैं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष पर जो बातें हुई। देखिए, आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी साफ साफ कहा कि भाई हम लोग इंडिया में हैं और हम एनडीए में नहीं जा रहे हैं और हम एनडीए को हराएंगे। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, और वो बात उन्होंने ये कही कि आप अगर ये सोचते हैं कि यहाँ जो सीटों का बंटवारा है ये समाजवादी पार्टी करेगी या अखिलेश यादव करेंगे, तो ये नहीं होगा। इस बार जो सीटों का बंटवारा जो होगा उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका होगी, और कांग्रेस की बड़ी भूमिका और दूसरे इंडिया के नेताओं की बड़ी भूमिका हो सकती है, जिसमें नीतीश कुमार जैसे नेताओं की भूमिका हो सकती है कि उत्तर प्रदेश का जो सीटों का बंटवारा हो ये कैसे हो। यानी कि अगर एक अविश्वास दिखता है कि अगर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव अपने स्तर से सीटें बांटते हैं, हालांकि आप अखिलेश यादव को सुने तो वो लगातार कहते रहे कि उत्तर प्रदेश का कोई भी गठबंधन होगा तो उसकी लीडरशिप उनके हाथों में होगी। लीडरशिप उनके हाथों में होने का मतलब ही यही है कि उत्तर गठबंधन की रूपरेखा वो तय करेंगे। उत्तर प्रदेश में गठबंधन में कौन आए, किसे कितनी सीटें मिले, ये अखिलेश यादव तय करें। लेकिन यहाँ पर एक मतभेद दिखाई देता है, और यहाँ पर अगर हम रामाशीष राय की बात पे थोड़ा भी यकीन करें कि उनकी बात में दम है, तो उनका मानना है कि सीटों के बंटवारे में सिर्फ अखिलेश यादव की चलेगी इस गठबंधन में, ऐसा नहीं हो सकता। और इस बार समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी और दूसरे ऐसे दल जो इंडिया गठबंधन में ऊपर बैठे हैं उनकी भूमिका होगी। साथ एक चीज और, जो इनकी डिमांड है वो दर्जन भर सीटों की डिमांड है। क्या अखिलेश यादव दर्जन भर सीटें देंगे? क्या बीजेपी से जो उनकी डिमांड है वो चीजें पूरी होंगी? तो बातचीत से एक लबोलुआब है कि एक तो ऐसी स्थिति है जो कि जिसे 100% कहते हैं कि 100% सटीक तौर पर बैठ जाना बातचीत से लेकर वैचारिक स्तर पर। ठीक है, आप इस इंडिया गठबंधन में हैं, लेकिन अब गठबंधन के बाद जो निटी-ग्रिटीज हैं उसमें ठीक ठाक जो है, मतलब मुझे लगता है कि पेचीदगियां आने वाली हैं, और यहां पर जाकर के मुझे लगता है कि यहां से जो चीजें शुरू होती हैं वो बेहद अहम है। और मुझे लगता है कि जो गठबंधन को लेकर के बीजेपी से भी बातचीत की जो चर्चा निकली हुई है, उसमें मुझे लगता है और भी लोगों को जानकारी होगी। दिल्ली के केंद्रीय मंत्री का भी नाम है कि उनके जरिए भी कुछ बातचीत हुई है। लेकिन अगर हम ऑन रिकॉर्ड स्थिति देखें नीरज, तो बिल्कुल साफ है कि अभी जयंत कहीं नहीं जा रहे। अच्छा, एक बात और बता दें, जैसे जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण की स्थिति है, इंडिया गठबंधन में चंद्रशेखर रावण अभी तक जा नहीं पाए, और जा इसलिए नहीं पाए हैं क्योंकि ये गठबंधन अभी उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा ही फ्लूइड है कि आखिर इसमें कौन आएगा और क्या मायावती आएंगी। इस वजह से अभी तक चंद्रशेखर को दूर रखा गया है। अखिलेश यादव चाहते थे और जयंत भी चाहते थे कि गठबंधन की मीटिंग में उन्हें बुलाया जाए, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। तो अभी से बहुत पानी बहना बाकी है।
और मुझे लग रहा है कि एक कंफ्यूजन की स्थिति अगर बनी हुई है, या जयंत चौधरी चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहे, तो उसके पीछे की भी वजह बड़ी बड़ी साफ है नीरज, कि इससे बार्गेनिंग पावर भी बढ़ रही है, इससे उनका जो महत्व है वो भी बढ़ रहा है, और वो लगातार चर्चा में भी है। ऐसी स्थिति में जैसे जैसे इंडिया की मीटिंग की बातें आती जाएंगी, वैसे वैसे जयंत का भी जो बार्गेनिंग पावर है वो बढ़ती जाएगी। तो आने वाले दिनों में हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड अभी तक जो हम लोगों ने बातें की हैं वो यही है कि वो भी इंडिया में है। बिल्कुल। तो जैसा कि बीजेपी के नेता ने कुमार अभिषेक को दिल्ली में तय होगा, और दिल्ली के तो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में मलिक साहब आप घूमते हैं, तो आपके पास क्या खबर है? आपने पिछले दिनों कुछ कहा भी था जयंत चौधरी और बीजेपी को लेकर, मुझे आपने कुछ बताया भी था, तो आपके पास क्या ताजा खबर क्या है? देखिए नीरज जी, अगर हम शुरू से आखिर तक जयंत की बॉडी लैंग्वेज देखें, या जिस तरह जब से ये इंडिया का गठबंधन बना है तब से अभी तक देखें, तो जयंत चौधरी जो है खेल खेल रहे हैं कि कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, एक बार हो आते हैं, एक बार नहीं जाते हैं। पटना नहीं गए तो बेंगलोर चले गए, अब बेंगलोर चले गए तो राज्यसभा में एट ए टाइम पे गैर हाजिर हो गए। तो ये जताता है कि उनका मन क्या है। नीरज जी, मेरे पास जो मेरे खास सूत्रों से खबरें हैं, काफी हद तक गठबंधन पे बात बन चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी अब गठबंधन पे नहीं मान रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विलय हो। यहां पे अब लड़ाई पहुंच चुकी है, और ये जो अभी बातचीत चल रही है, ये बातचीत बहुत ऊंचे लेवल से चल रही है। इसमें राष्ट्रीय लोकदल का कोई भी एक नेता शामिल है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी राष्ट्रीय लोकदल का कोई नेता है। इसमें जयंत चौधरी खुद या उनकी पत्नी वार्तालाप कर रहे हैं, और इसमें कई केंद्रीय मंत्री हैं जिनके माध्यम से बातचीत हो रही है। इस बातचीत में भी मुझे लगता है कि थोड़ी देरी का जो कारण है वो जयंत चौधरी की जो पत्नी हॉस्पिटल में रही है उसकी वजह से थोड़ी देरी हुई है। एक तो ये पहलू है इसका। अब मैं दूसरे पहलू की बात करता हूं नीरज जी, जैसा कि मैंने पिछली बार आपके प्रोग्राम पे भी बताया था कि पार्टी को जिंदा रखने के लिए आपको तमाम पैंतरेबाजी करनी होगी, और आज जातिवाद की राजनीति से आप बच नहीं सकते। तो मेरा मानना यह है कि तमाम जाट आज जयंत के पीछे नहीं है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि आधा जाट जो है राष्ट्रीय लोकदल में है और आधा जाट भारतीय जनता पार्टी में है। या तो ये हो कि 100% जाट जयंत चौधरी के पीछे आ जाए और जयंत चौधरी उसका झंडा लेके चले। ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो अगर नहीं हो पा रहा है तो जयंत चौधरी भाजपा के साथ जाएं, तो 100% जाट आए और अपने जाटों का, अपने क्षेत्र का, अपने किसानों का विकास वो करें। तो तब हर आदमी अपने फायदे के लिए करता है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार भी उदाहरण दिया था कि हमारा पड़ोसी राज्य है, वहां पे दुष्यंत चौटाला ने अपनी जो 20 साल से पार्टी रसातल में चली गई थी, पार्टी को जिंदा किया, अपने पेरेंट्स को भी फायदा किया, अपनी पार्टी को भी मजबूत किया, और अब आने वाले चुनाव में फिर दो हाथ हो जाएंगे, जनता तय कर ले। जनता को भी चाहिए ना विकास हो। जयंत चौधरी को इस स्थिति में तो आज है नहीं कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ना वो इस स्थिति में है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उनको तो किसी न किसी के साथ जाना है, और आने वाले हालात तो दिखाई दे नहीं रहे किसी दूसरे दल का। दूसरी जो बात है, अखिलेश यादव भी उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अगर मेरी जो खबर पक्की है, पिछले 6 महीने से आपस में इनका कोई संवाद हुआ नहीं है। और योगी जी के पास जो इनके विधायक गए थे, योगी जी के पास जाने से पहले 4-6 दिन पहले 4 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के अखिलेश जी के पास गए थे, और उन्होंने ये कहा कि हमें जो सीटें देनी है, हालांकि 10 सीटें ये मांग रहे हैं, 12 भी मांग रहे हैं, लेकिन हमें 4-3 वो सीटें बता दी है जो 100% हमें मिलेगी, ताकि हम उन पर तैयारी कर सकें। क्योंकि मुजफ्फरनगर और कैराना की सीट ऐसी है जिन पर राष्ट्रीय लोकदल क्लेम कर सकता है, और उन पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के अपने लोगों से तैयारी कर ली है। हरिंदर मलिक को मुजफ्फरनगर पे तैयार कर लिया है, और इकरा हसन को कैराना पे तैयार कर दिया है। तो राष्ट्रीय लोकदल में इन सब चीजों से भी एक दूरी बढ़ी है। दूसरी चीज मेरा मानना यह है कि जयंत चौधरी जिस प्रकार से देख रहे हैं कि अखिलेश उनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए मुफीद है भारतीय जनता पार्टी में जाना। और उनके जो समर्थक हैं, उनके जो सलाहकार हैं, जो चाहते हैं कि पार्टी को जिंदा रखा जाए, उनकी सहमति कम से कम ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, सत्ता के साथ जाए। कोई ऐसा ना जाए कि परमानेंट आपको जाना है। आपको तमाम नाम नीरज जी आप नहीं जानते क्या?
पासवान जी की पार्टी तो आज तक खत्म नहीं हुई, वो तो कांग्रेस में भी मंत्री रहते थे, भाजपा में भी मंत्री रहते थे। आज आपके तमाम लोग हैं, संजय निषाद हैं, राजभर हैं, पटेल हैं, तो क्या अपने आप ये पटेल मुख्यमंत्री बन जाए क्या? संजय निषाद कल को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं क्या? तो अपने अपने समाज का भला करने के लिए इन लोगों को मेरा सिग्नल आ रहा है क्या? सिग्नल कट गया है मेरा? हाँ, आपका वीडियो चला गया है मलिक साहब। मैं अगला सवाल ले लेता हूँ आस मोहम्मद जी से, तब तक शायद आपका वीडियो वापस आएगा। जी, मैं कोशिश करता हूँ। आस मोहम्मद, तो क्या आप बहुत सारे कारण बता रहे हैं केपी मलिक, तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ उनकी लगभग बात बन गई है। वो बहुत सारी वजहें भी गिनवा रहे हैं कि बीजेपी के साथ क्यों चले जाना चाहिए जयंत चौधरी को। लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं भी सोचते हैं और उसकी दूसरी वजहें भी हैं। आपको क्या लगता है जयंत चौधरी, पहली बात तो ये कि आने वाले दिनों में जयंत चौधरी का राजनीतिक कदम होगा क्या, और दूसरी बात कि उनके लिए मुफीद क्या है? धन्यवाद नीरज जी। देखिए, जब जयंत चौधरी जी की बात करते हैं तो जाटलैंड में जातों की बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि वो ही उनको प्रभावित करते हैं। बहुत असर रहता है जयंत चौधरी पर जाटों का। ये अलग बात है कि वो ये कहें कि हम सिर्फ जाटों की सियासत नहीं करते, बल्कि हम कमेरा वर्ग की सियासत करते हैं, जिसमें मजदूर किसान वर्ग आता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत मशहूर कहावत है, नीरज जी, आपको अच्छा भी लगेगा और आप हंसेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे। वो है कि जाट को समझे जाट या फिर समझे खुदा। तो जाट की राजनीति को समझना पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमेशा से एक बहुत बड़े एक्सपर्ट्स का काम रहा है। क्योंकि मेरे बहुत सारे जाट दोस्त हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत उसको समझने की कोशिश कर लेता हूँ। अभी क्या है कि पिछले 20 साल में अगर आप देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब भी कोई जाटों की सभा होती रही है, जिसको मैं देख रहा हूँ, चूंकि मुझे भी 23 साल हुए हैं जर्नलिस्ट में, तो मैं लगातार देख रहा हूँ, तो झंडे जो ट्रैक्टर पर लगते थे वो अलग अलग पार्टी के नेता के लिए बदल जाते थे। मान लीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है तो उसके लिए वो झंडा बदल जाता था, लेकिन जब लोकदल की सभा होती थी तो वही जाट, वही ट्रैक्टर झंडा बदल के वहां पहुंच जाता था, क्योंकि उनके अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो अपने नेता को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अपने नेता को प्रमोट करना चाहते हैं। अभी दरअसल हुआ क्या है पिछले कुछ सालों की राजनीति में, खासकर 2013 के दंगे के बाद से, कि राष्ट्रीय लोकदल जो एक समय एक बहुत मजबूत पार्टी थी, प्रधानमंत्री भी चूंकि चौधरी चरण सिंह रहे, उसके बाद चौधरी अजीत सिंह भी बहुत बड़ी भूमिका में रहे, कई मिनिस्टर्स कैबिनेट के बन गए थे, डॉक्टर मेहराउद्दीन बन गए थे, अनुराधा चौधरी बन गई थी, और बहुत बाबूलाल बन गए थे, तो बहुत मजबूत पार्टी रही। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि 2017 में उनके पास एक ही विधायक रह गया और बाद में वो विधायक भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अब स्थिति थोड़ी सी बदली है, और इतनी बदली है कि शामली और मुजफ्फरनगर जनपद में जहां 9 विधायक एक समय में चौधरी चरण सिंह जी के समय में 9 विधायक, पूरे 9 विधायक उनके जीत गए थे, वे आज 8 विधायकों पर हैं गठबंधन के साथ। तो यहाँ ये कह देना कि जयंत चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये मलिक साहब का सम्मान करते हुए मैं समझता हूँ कि जयंत चौधरी जो है वो खबरों से खेल रहे हैं। अब वो खबरों से क्यों खेल रहे हैं, इसके पीछे कई वजूहात हैं। जैसे पहली वजह तो मैं समझता हूँ कि ये है कि अखिलेश यादव ने जब 2022 के विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर के उनको उनके अपने लोग, अपने नेता उनकी पार्टी के टिकट से लड़ा दिए, एक ये नाराजगी। दूसरा, राज्यसभा के लिए लंबे समय तक यस और नो करते रहे, ये नाराजगी। तो वो अपनी महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए कुमार अभिषेक साहब जिस बात को बहुत मजबूती से कह गए, और अपनी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ाने के लिए, अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स को बड़ा करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं। एक बार मैंने मलिक साहब को पहले भी सुना था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ विधायकों से बात की, भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए उत्सुक है। इसी यूपी तक पर ही सुना था कि वो उत्सुक है कि भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए भाजपा जो है ज्यादा मुफीद है। तो बहुत माफी के साथ मेरे सीनियर आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाने की वो क्या बात करेंगे। 3 विधायक राष्ट्रीय लोकदल के, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इसलिए पैरोकारी कर रहे हैं कि उनको लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, और उनमें से शेष 2 बचे हैं, वो गुलाम मोहम्मद और असफ अली खान है, तो 5 हो गए। एक जो है उनकी पूरी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स है, पूरे जीवन की एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स से 6 हो गए। एक विधायक ऐसे हैं राष्ट्रीय लोकदल के, सिर्फ जिनका झुकाव थोड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, वो शामली के शहर विधायक है, सब जानते हैं, समझते हैं। तो इस बात की संभावना कहीं नहीं है। दूसरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी क्या है कि जब चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की सियासत रही है, उसमें जब मुसलमान उनके साथ रहता था तो 2013 के दंगे के बाद में वो हट गया था। अभी की स्थिति ये है, खतौली है, जितनी आप लोग विधानसभाएं देख लीजिए, कि कैराना जिसकी बात ये कर रहे थे मलिक साहब, वहीं कैराना में 80% मुसलमान इस समय जो है वो आरएलडी के साथ,
और खतौली में ये तो 100% चलो गठबंधन की स्थिति थी। तो आज अगर अखिलेश यादव स्वयं अपना कैंडिडेट भी लोकदल के सामने खड़ा करे तो 50 से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान मिल जाएगा। ये जाट की बात करें तो 80% जा रहा है। एक बात, चौधरी जयंत सिंह का बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर है, बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर। राजस्थान है, हरियाणा है, और अभी आप देख रहे हैं कि पूरे समाज का, पूरे जाट समाज का जो लीडिंग कम्युनिटी जिसको आप RLD की कह सकते हैं, वो पूरे जिनको बेस बिल्डर कहते हैं लोग, मैं कहता हूं कि लीडिंग कम्युनिटी है। तो वो लीडिंग कम्युनिटी जो है उसका बहुत अधिक झुकाव जो है वो अब सरकार के कामकाज है उससे नाराजगी को लेकर है। तो ये कह देना, मुझे कहीं से संभावना दिखाई नहीं देती। हाँ, जयंत चौधरी खबरों में रहना सीख गए हैं, अपना महत्व जान गए हैं, और जो उनके सलाहकार हैं इस समय ऐसा लगता है कि वो अभी चर्चा इसलिए तो हुई, अब देखिए, आप ही देख लीजिए, टीवी डिबेट्स होने लगी हैं जयंत चौधरी जी की महत्वता। जब वो बेंगलुरु में मीटिंग में गए उस दिन आपका मीडिया देखिए, मीडिया उनको कवरेज कर रहा था, खासकर जयंत पर कवरेज कर रहा था। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ बैठकर खाना खा रहे थे, इस बात को दिखाया जा रहा था, और जयंत की बहुत महत्वता बढ़ गई थी। मीडिया तय करता है ना महत्वता, तो वहां से भी दिख रहा था। फिर जयंत अगर अखिलेश यादव से कोई नाराज है भी, जिस बात को कुमार अभिषेक साहब ने कहा, बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने, और वो ये है, अगर वो उनसे नाराज हैं भी तो उनके कांग्रेस से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के निकले तो जयंत चौधरी अपनी पूरी टीम को, बागपत बड़ौद से लेकर के एलएम तक, शामली तक, पूरी टीम को उनको स्वागत में लगा दिया। और अगर कहीं से उनको ऐसा लगता है कि ये जो है वो अखिलेश यादव उनको कम सीट देंगे, तो जिस बात को कुमार अभिषेक साहब ने कहा कि अखिलेश यादव तो सीट तय करेंगे नहीं, सीटें तय कौन करेगा? इंडिया के सभी लोग, पूरे गठबंधन के सभी लोग बैठ कर तय करेंगे, जिसमें सभी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, पूरा एक पैनल बनेगा। तो जयंत चौधरी कैसे नजरअंदाज होंगे? अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, विलय करने वाली बात, तो विलय कैसे कर लेंगे जयंत चौधरी अपने पिता की पार्टी को? आप बताइए, संभव ही नहीं है। जो गलती दूसरी जगह पर दूसरी छोटी पार्टियों ने की और वो नष्ट होने की स्थिति पर पहुंच गई, तो वैसी स्थिति तो मुझे दिखती नहीं है। संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर से तुलना नहीं की जा सकती है जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी उनसे बहुत बड़े नेता हैं, उनको जो कम्युनिटी उनको सपोर्ट करती है वो बहुत ज्यादा परिपक्व है राजनीतिक लिहाज से। और तीसरी और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी से 12 सीटें मांग रहे हैं, जिस तरह की चर्चा है, कोई हवा बनाई गई है, तो ये सीटें देंगी कौन भाजपा इनको? जहां उनके खुद के सांसद है, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर, यहाँ कंफ्लिक्ट होगा, नहीं देंगे। बागपत सत्यपाल सिंह नहीं देंगे। अमरोहा मान लीजिए कुंवर दानिश अली हैं, बसपा के हैं, और एक बिश्नौर मान लीजिए मलुक नागर हैं, बसपा के हैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति बन सकती है। लेकिन कासगंज है, मथुरा है, वहां हेमा मालिनी है, नहीं देंगी। तो ये बहुत बड़ा कोई संभावना ये है नहीं। इन संभावनाओं पर आगे चलकर आप मोहम्मद भाई बात करेंगे कि ऑफरिंग जयंत चौधरी के लिए क्या है किस पार्टी के पास। एक सवाल मैं कुमार अभिषेक जी से लूं, उससे पहले हम लोग इस कार्यक्रम को लेकर लाइव हैं और उस पर एक सीधा सवाल पूछा गया अपने दर्शकों से हमने कि जयंत चौधरी 2024 का चुनाव किसके साथ लड़ेंगे, सपा के साथ या भाजपा के साथ? दो ही ऑप्शन है। हमारे दर्शकों से अपील है कि भारी संख्या में इस पोल में हिस्सा लें और इसके नतीजे कार्यक्रम के अंत में बताए जाएंगे। तमाम दर्शकों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि शो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उन कमेंट्स को भी लूं और दर्शकों के जो सवाल होंगे मैं वो भी लेने की कोशिश करूंगा। कुमार अभिषेक जी, मैं आपके पास आता हूं। आस मोहम्मद ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जयंत चौधरी की जो पूरी पार्टी पॉलिटिक्स है, उन्होंने तो विधायकों के नाम तक गिना दिए कि किस विधायक की स्थानीय मॉडस ऑपरेंडी या पॉलिटिकल पोजीशनिंग क्या है। ये पूरी पार्टी पॉलिटिक्स उनकी बीजेपी के अगेंस्ट में है। जयंत चौधरी को तो जब हम नाम लेते हैं तब साथ साथ हम लोग चंद्रशेखर आज़ाद का भी लेते हैं। अभी चंद्रशेखर आज़ाद से सुल्तानपुर में पूछा गया, यूपी तक ने उनसे पूछा कि ऐसी चर्चाएं चल रही कि जयंत के साथ आप भी एनडीए का दामन पकड़ लेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा स्पष्ट और साफ गोई से कहा कि हमारी तो पूरी राजनीति ही बीजेपी के खिलाफ है, हम कैसे बीजेपी के साथ चले जाएंगे। और वो लोग लगातार इस बात पर कायम हैं। तो ऐसा बीजेपी क्या ऑफर कर देगी जयंत चौधरी को, जैसे कि कई सारी तकनीकी खामियां भी, तो मतलब खामियां ना कहें, तकनीकी समस्याएं कहें कि बीजेपी के अपने जाट नेता हैं, बीजेपी की अपनी जाट पॉलिटिक्स है, लगातार जाटों ने बीजेपी पर भरोसा भी जताया है। तो ऐसी क्या ऑफरिंग दे देगी बीजेपी की जयंत चौधरी इंडिया का साथ छोड़कर एनडीए के साथ हो लेंगे? देखिए अमीश, जयंत के लिए कितना फायदेमंद होगा? जी नहीं, देखिए इसमें दो बातें हैं। मुझे एक चीज तो ये दिखाई देती है कि जो अगर हम ये सोचकर बातें करें कि जयंत चौधरी एकदम विचारधारा को लेकर के बहुत कमिटेड हैं कि नहीं,
मैं अपने विचारधारा के हिसाब से बीजेपी से समझौता नहीं कर सकता, तो ये मुझे तो दिखाई नहीं देता। एक ये जरूर है कि मुझे एक ही चीज नजर आती है वो जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ नहीं जाने की, वो है कि बीजेपी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो वेस्ट की है और जयंत की जो पश्चिम की जो जयंत ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, दोनों पोल्स अपार्ट है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दो ध्रुव बने हुए हैं। जिस मेहनत से जयंत चौधरी ने जोड़ा, उसमें जो भूमिका रही किसान आंदोलन की, मुसलमानों की, जाटों की, वो भूमिका को एकदम से नेगेट करके और फिर बीजेपी के साथ चले आने पर पूरा का पूरा जो उनका इतने समय का किया हुआ मेहनत जो है, इस पर एक तरीके से पानी फिर जाएगा और फिर मुस्लिम एक तरीके से किनारे होंगे, वो अपने लिए सपा और कांग्रेस को तलाशेंगे और फिर बीजेपी के साथ इनका अलायंस, फिर टोटल अलायंस होगा। मुझे यही एक ऐसी चीज है जो मुझे रोकती हुई दिखाई दे रही है। अदरवाइज मुझे बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे उन्हें बीजेपी की तरफ आने से रोकती है। अब इसको हम दूसरी बात मैं करता हूं, वो अगर हम समझें तो उसमें यह है कि भाई अगर आप सर्वे देख लें, अगर आप इस वक्त के माहौल को देख लें, तो यही हो रहा है कि भाई बीजेपी लौट रही है। भाई ये सिर्फ हम पत्रकारों के बीच और आम आदमी के बीच ही इस सर्वे की चर्चा होती है, ऐसी तो बात नहीं है। ये चर्चा पॉलिटिशियंस के बीच में हमसे कहीं ज्यादा होती है और शायद वो हमसे ज्यादा बेहतर सिचुएशन भी समझते हैं। अगर ये फर्ज कर लें कि आज जो सर्वे आ रहे हैं और वो ये दिखा रहा है कि 2024 में मोदी की वापसी हो रही है, मैं इसमें फिर भी लगा रहा हूं कि अगर, मैं नहीं कह रहा ऐसा हो रहा है, अगर ये हो रहा है, और एक अगर ये है कि अगर बीजेपी हार जाए, तो अगर ऐसा हो रहा है कि बीजेपी आ रही है, तो फिर जयंत चौधरी के लिए अगले 5 साल की कौन सी पॉलिटिक्स है? क्या वो सड़कों पर पॉलिटिक्स करेंगे, सड़क की राजनीति करेंगे अगले साल 5 साल? और 5 साल के बाद अगर 27 में या फिर 29 में दोबारा आते हैं, तो क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? कतई नहीं होंगे। उनका एक सीमित क्षेत्र है, सीमित प्रभाव है, और ये बात अलग है कि वो पश्चिमी राज्यों में कुछ हद तक कहीं उनका प्रभाव हो सकता है, और अगर वो बहुत अच्छा करते भी हैं तो क्या होंगे? अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उसमें केंद्र में मंत्री होंगे, और बीजेपी की सरकार बनेगी तो केंद्र में मंत्री होंगे। तो मेरा मानना यह है कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस बीजेपी के साथ आना मुझे लगता है कि उनके ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आता है। जो उनके लोगों में भी ये बातें चल रही हैं कि भाई अगर आप साथ में आते हो तो जो ऑफरिंग की बात कह रहे हैं, उस ऑफरिंग में है कि भाई आप अभी 4 साल उत्तर प्रदेश की सरकार है, यहां उनके मंत्री बनेंगे। अगर सरकार में केंद्र में आते हैं तो वहां जयंत मंत्री बनेंगे। जयंत अगर अपनी पत्नी को लड़ाना चाहेंगे तो वो पत्नी लड़के संसद पहुंच सकती हैं। तो उनके पास ऑफरिंग काफी है। इसके अलावा अगर आप टेक्निकली देखें तो जो उनका चुनाव चिन्ह है नलका, वो तो खुल चुका है इस वक्त। वो तो चुनाव आयोग तय करेगा कि वो किसे मिलेगा, या वो जब अल्फाबेटिकली बंटने लगेगा तो क्या इनके लोगों को मिलेगा या किसी और को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो लखनऊ में जो उनका पार्टी ऑफिस है, वो पार्टी ऑफिस भी खतरे में है, क्योंकि जिस जगह पर पार्टी ऑफिस है और जितनी बड़ी पार्टी ऑफिस है उनकी, उसका भी अभी तक पार्टी के दफ्तर के नाम से उनके पास नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनके पास ऑफरिंग में हैं, और मुझे लगता है कि यही कुछ ऐसी वजह है कि जयंत चौधरी ने भी बहुत सारी चीजों को ओपन एंडेड रखा हुआ है, और उन्होंने अपने तरफ से बहुत एक तरीके से दोनों ही जो गुट हैं, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों को उन्होंने गेस करने के लिए छोड़ रखा है। अगर केपी मलिक साहब जो कह रहे हैं, इसमें मैं भी थोड़ा सा, मुझे भी जो बातें ये कह रहे हैं कि उनकी पत्नी के जरिए और केंद्रीय, मैं भी नाम जानता हूं केंद्रीय मंत्री का जिनकी पत्नी के जरिए या इनकी पत्नी के जरिए बातचीत हुई है या हो रही है, तो ये चर्चा खूब है। तो क्या ये महज चर्चा है, या चर्चा के लिए चर्चा है, या इसमें कुछ दम है? तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि इस चर्चा में दम है, और जो इतनी ऑफरिंग है ये कहीं ना कहीं उनके विधायकों से लेके, उनके कार्यकर्ताओं से लेके, उनके नेताओं और खुद जयंत चौधरी तक ये बातें हैं। हाँ, जो आस मोहम्मद साहब कह रहे हैं, जो मैं पहले से कह रहा था कि भाई अगर वो इतना मेहनत करके उन्होंने पूरे समाज को जोड़ दिया है, इतनी मेहनत करके उन्होंने वो नफरत की खाई को खत्म किया है, तो क्या वो दोबारा चाहेंगे कि दोबारा से जो लोग उनके साथ आए हैं वो टूट कर चले जाए? तो अभी इन दोनों के बीच का द्वंद्व है, मुझे लगता है वॉर ऑफ नर्व्स है, और ये वॉर ऑफ नर्व्स अभी बना रहेगा। और मुझे लगता है कि झटका अगर उन्होंने देना होगा इंडिया गठबंधन को, या बीजेपी को उनको झटका दिलवाना होगा, तो हमें महाराष्ट्र जैसे
किसी ऐसे वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जब ये हमें दिखाई देगा। जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही कुमार अभिषेक जी। केपी मलिक साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जो बातें, इन बातों में काफी अगर मगर तो है, लेकिन बातें इंटरेस्टिंग है कि अगर मोदी जी जीत गए तो जयंत चौधरी को केंद्र की सत्ता में साझेदारी मिलेगी, प्रदेश की सत्ता में साझेदारी मिलेगी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तो जयंत चौधरी के लिए तब भी ऑफर रहेगा जब वो 2024 का चुनाव इंडिया के साथ लड़ लेंगे। फर्ज कर लेंगे, अगर मगर की सियासत पर बात करनी है तो अगर मोदी जी को कुछ सीटें कम पड़ रही होंगी और जयंत चौधरी के पास वो सीटें होंगी तो भी जयंत चौधरी के पास वो मौका होगा। या जिस तरीके से भाजपा अभी ये राजनीति कर रही है कि सारे एनडीए दलों को एक साथ लाएगी, अभी अटल जी को सम्मान देने की बात आ रही है तो उसमें भी सारे एनडीए घटक दलों को एक साथ लाने की कवायद की बात हो रही है। तो जब भाजपा अपने सारे एनडीए घटक दलों को साथ ला रही है तो पोस्ट पोल अलायंस में भी तो जयंत जा सकते हैं। उनके पास ये भी तो ऑप्शन है कि इधर अखिलेश से ज़्यादा सीट ले लें, क्योंकि इतनी सीटें जितनी अखिलेश के पास देने की संभावनाएं हैं या इंडिया के पास, उतनी सीटें जाहिर तौर पर बीजेपी के पास तो देने की संभावनाएं नहीं है। अमीश जी, देखिए, पहले तो आपको ये देखना होगा कि जो दो महत्वपूर्ण बातों का जिक्र अभिषेक जी ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी का सिंबल खतरे में है, पार्टी का ऑफिस खतरे में है और इसके पीछे बाकी तमाम चीजें भी खतरे में हैं, उनको सब चीजों को बचाना। और इसके अलावा जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि हमें अभी तक कोई ऐसी संभावना तो लग नहीं रही है कि विपक्ष की सरकार बन रही है, और अगर विपक्ष की सरकार बन भी रही होगी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, वो उधर भी तो हो सकता है ना। दूसरा, अगर समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट दे रही है या इंडिया ज्यादा सीट दे रहा है तो सबकी जीतने की संभावना तो है नहीं कि 100% हम जीत जाएंगे, अधिकतम जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में अगर सीटें कम भी मिलती हैं, उनकी जीतने की गारंटी है। आप याद करिए, 2019 में 3 सीटों पे लड़े थे, 3 राजनीतिक दलों के साथ, तीनों हार गए। 2009 में 7 सीटों पर भाजपा के साथ लड़े थे, 5 जीत गए। तो ये भी तो संभावनाएं हैं जिनके साथ हम रहेंगे। और अगर जयंत चौधरी को लगेगा कि कांग्रेस की सरकार बन रही है या गठबंधन की सरकार बन रही है तो भाजपा से जीत के चले जाएंगे, उधर कौन रोक रहा है। आज देखिए, परिस्थितियां दूसरी हैं, कई सारी चीजें उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कर दी हैं अभिषेक जी ने। इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका कहीं ना कहीं डर जयंत चौधरी को सता रहा है, और इशारों में उन्होंने भी कहा है, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र वाला जो लीला है वो लीला उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती, और वो खाली जयंत चौधरी के साथ ही होगी। ऐसा क्या है, वो समाजवादी के साथ क्यों नहीं हो सकती? क्या आप दारा सिंह के मामले को हल्का मामला समझ रहे हैं क्या? इस तरह के मामले अगले 6 महीनों में और नहीं होंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के चक्र को रोक सकता है क्या? शाम दाम दंडभेद वाला चक्र भी उनके पास है ना। तो हमें यह भी देखना होगा। दूसरा, हमें यह देखना होगा कि जयंत चौधरी की कैपेसिटी कितनी है, क्या धरातल पे वो दूसरे नेताओं के साथ मेहनत करते हैं, क्या उनकी स्वीकार्यता है, क्या जाट या दूसरे उनके जो किसान कामगार लोग हैं उनके पीछे किस तल्लीनता से हैं, वो क्षेत्र में जाते हैं क्या? जयंत चौधरी आज मणिपुर की बात करते हैं, देश विदेश की बात करते हैं, वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की कितनी बात करते हैं, गन्ना आंदोलन के लिए कितने आंदोलन उन्होंने चलाए, किसान के लिए कितने आंदोलन पिछले 6 महीने में, साल भर में हुए, हमें यह भी देखना होगा। ये जो सीटें आई हैं, 8 सीटों की हम जो बात करते हैं, 4 तो उधार के हैं, इसमें समाजवादी पार्टी के हैं, आपको याद है, जो समाजवादी पार्टी के इनके सिंबल पे लड़े हैं, 4 इनके हैं। तो उन 4 की क्या गारंटी है उनमें से? ठीक है, जैसा कि अभी मोहम्मद जी ने बताया है कि ठीक है, उन्होंने बता दिया कि भाई 2 या 3 उनके हो जाएंगे, बाकी का क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी से हमें दूसरे हिसाब से भी बचना है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के तमाम कारण हैं, तमाम पार्टी को खड़ी करने। 2007 के बाद बताइए, कभी राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? मुलायम सिंह की सरकार में इनके कुछ मंत्री थे जिन्होंने पार्टी खड़ी करी थी, उसके बाद आज तक विपक्ष में है। तो विपक्ष में रहते हुए पार्टी का कार्यकर्ता कब तक सर्वाइव कर सकता है, कब तक पार्टी सर्वाइव कर सकती है, ये भी देखना होगा। और मैं दूसरी एक बात और बताता हूं, आपको विश्वास आए चाहे नहीं आए, पार्टी का विलय तो जब चौधरी साहब वाजपेयी जी की सरकार में कृषि मंत्री बने थे उसी दौरान हो जाता। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने विलय नहीं होने दिया था, उनको लगता था कि अगर चौधरी अजीत सिंह भाजपा में आ जाएंगे तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए उन्होंने कहा विलय मत करिए, आप गठबंधन करिए, हम आपको मंत्री बनवाते हैं और अंदर से हम आपकी हेल्प करेंगे।
मेरा चौधरी साहब के साथ 20 साल का बहुत अंदर का अनुभव है और मैं जयंत चौधरी की कैपेसिटी भी जानता हूं। तो जयंत चौधरी वो नहीं कर सकते जो अजीत सिंह पैंतरेबाजी करके अपनी पार्टी को किसी तरह यहां तक लेके आ गए थे। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वो चौधरी चरण सिंह द्वारा लगाया गया पौधा है जो आज सूख रहा है धीरे धीरे। और जयंत चौधरी इसको कितना बनाए रखेंगे, कितना इसको सींच देंगे, हमें ये भी देखना होगा। आज 2.5 जिले की पार्टी बनकर रह गई जो पूरे प्रदेश की पार्टी, पूरे देश की पार्टी थी। तो हमें खाली ये नहीं होगा कि आप किसके साथ जा रहे हैं, आपको तमाम पैंतरेबाजी राजनीति में रहते हुए करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। आप राजनीति करने आए हैं, कोई यहाँ पे पूजा करने तो आए नहीं है। आपको राजनीति करनी है ना, तो राजनीति के तरीके से ही होगी। और आज की डेट में राजनीति में ना कोई नैतिकता बची है, ना कोई सिद्धांतवाद बचा हुआ है। अगर आप सिद्धांतवाद की बात करेंगे तो बैठे रहिए, फिर तो लड़ते रहिए। पार्टी में लड़ने के लिए आपको ये भी पता है तमाम संसाधन चाहिए, धन की आवश्यकता होती है, वो कहां से आएगा पार्टी में। और पर्दे के पीछे से ज्यादा खेल होते हैं, उनसे अगर बचना है और जयंत चौधरी को सरवाइव करना है तो मुझे लग रहा है कि हवा जिस और की है उस तरफ रुख करना ही पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। अगर शहीद ही होना है वो बात अलग है, शहीद हो जाइए। शहीद हुए हैं ना कई लोग देश आजादी में, कुछ लोग शहीद हो गए, कुछ लोग आज सत्ता की मलाई आज भी खा रहे हैं। आपने पिछले दिनों लोकसभा में देखा होगा कि जिस दल में से आए थे कुछ महीनों पहले, साल पहले, उसी को गालियां दे रहे थे। तो नैतिकता की अगर बात करनी तो फिर नैतिकता पर तमाम सिद्धांतवाद छोड़ के आप नैतिकता पे चलाइए, कितने दिन चलेगी देखेंगे उसको। जी, बातें आपने कही हैं। सियासत का जो क्रूर चेहरा, व्यवहारिक चेहरा है, उसकी तरफ आपने इशारा किया है। आस मोहम्मद भाई, बड़ा द्वंद्व है जयंत चौधरी के आगे। तो जो एक बड़ी मशहूर कविता है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, कहाँ तक पालेंगे उस द्वंद्व को वो। क्या ये सारे खतरे जयंत चौधरी को पता नहीं है? क्या उनको महाराष्ट्र में हुआ ऑपरेशन लोटस नहीं दिखता है, जब शिवसेना जैसी सहयोगी, बीजेपी की दशकों पुरानी सहयोगी जो राम मंदिर आंदोलन में एक साथ होने का बात करते थे, बाला साहब ठाकरे और भाजपा की दोस्ती इतनी एक थी कि दोनों पार्टियों का बस सिंबल ही अलग महाराष्ट्र में था, बल्कि नीति और जो नेता थे सब एक जैसे ही दिखते थे, रंग भी एक ही जैसा था, भगवा। उस पार्टी की स्थिति भाजपा ने ये कर दी कि चुनाव चिन्ह तक छीन लिया। तो जयंत चौधरी को ये सब तो दिख ही रहा है ना कि भाजपा ने अपने दोस्त के जो जिनको वो दोस्त कहते थे उनका भी साथ नहीं दिया। तो ये खतरा तो जयंत चौधरी उठा चुके हैं। क्या इस खतरे से उनको और डराया जा सकता है कि पार्टी का सिंबल छिन जाएगा, पार्टी का ऑफिस छिन जाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जयंत चौधरी अनभिज्ञ होंगे इस तरह के किसी खतरे से, या उनके जो 6 विधायक 8 विधायक की हम बात कर रहे हैं, बड़े वनरेबल विधायक हैं, कभी भी टूट सकते हैं। ऑपरेशन लोटस होगा तो पहला अटैक गिरते ही वो जो इनकी पहली पंक्ति है वो ध्वस्त हो जाएगी। ये तो जयंत चौधरी ने बखूबी कैलकुलेट कर लिया होगा। फिर क्यों वो बेंगलोर में जाकर विपक्ष के साथ बैठ जाते हैं, ट्वीट करते हैं अखिलेश, तेजस्वी और अपने आई कार्ड की तस्वीरें। जब पत्रकार माइक लगाते हैं तो वो कहते हैं कि हम मुंबई में भी साथ हैं, और वो धरना दे रही बेटियों के पक्ष में दिल्ली पहुंच जाते हैं। उनको डर नहीं लग रहा है ऑपरेशन लोटस से? देखिए, बहुत धन्यवाद अमीश राय जी और केपी मलिक साहब ने बड़ी आज मजेदार बात कह दी, और कैपेसिटी का जिक्र जो इन्होंने किया वो तो लाजवाब ही था। अब देखते हैं कि जयंत चौधरी डरते हैं या लड़ते हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए उनका हो जाता है समझौता, जिस तरह की जानकारी जो है कुमार अभिषेक साहब दे रहे हैं, हालांकि बस वो तो आप समझिए कि ये हवा की खबरें हैं, बेसलेस खबरें हैं। और फिर भी चूंकि वो बात कर रहे हैं, तो क्या मथुरा जहां से जयंत चौधरी सांसद रहे, पाकपत जहां से उनका परिवार के लोग जो है चुने जाते रहे, और मुजफ्फरनगर, तीनों जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, तो वे क्या तीनों सीटों पर जो जाटों के उभरते हुए नेता हैं, संजीव बालियान, सतपाल सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर रहे, उसके बाद राजनीति में आए, और ये सवाल लगातार उठता रहा कि उनको कैबिनेट में क्यों शामिल नहीं किया गया, अभी भी चर्चा थी। और हेमा मालिनी मथुरा से, तो क्या इनका तीनों का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट देगी? बिल्कुल काट सकती है, बिल्कुल काट सकती है। संस्था से बड़े नहीं है वो, भाजपा से बड़े नहीं है तीनों नेता। और अगर वो उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी काट देगी तो चू नहीं करेंगे, वो भारतीय जनता पार्टी है, वहां तो अच्छे अच्छों के टिकट कट चुके हैं। बड़ी रोचक बात होगी। लेकिन अब दूसरी स्थिति पर आ जाते हैं। अब दूसरी स्थिति यह है कि पिछले कुछ समय से
जो राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, जैसे बागपत में जब जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो सड़कों पर उतर आए थे, और पूरा कॉन्फ्लिक्ट पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सबसे मजबूत कार्यकर्ता हमने देखा है लोकदल का कार्यकर्ता है, तो वो लोकदल का कार्यकर्ता जो पिछले कुछ सालों से लगातार पार्टी का विरोध कर रहा है और कार्यकर्ताओं से निजी तौर पर जमीनी स्तर पर भिड़ता रहता है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से, कैसे वे लोग समन्वय स्थापित कर पाएंगे आपस में? मैं समझता हूं, और जिस चीज के लिए जयंत चौधरी अजीत सिंह ने 2013 की दंगों की खाई को पाटने के लिए सैकड़ों गांवों में रातें बिताई, घर घर गए और एक जाट मुस्लिम एकता को पुनः उसी स्वरूप में लेकर गए जो चौधरी चरण सिंह जी के दौर में था, तो फिर उससे उसको विखंडित होने देंगे? और एक और आज भाई जो मेहनत की थी अजीत सिंह जी ने, उसका रिजल्ट उनको 19 में मिला ना। उसके बाद में भी जाटों ने 100% वोट तो अजीत सिंह को दिया नहीं, तो इसकी क्या गारंटी है कि 24 में देगा? नहीं मलिक साहब, यहाँ एक सवाल और भी है। अभी क्या स्थिति है जाटों की, खतौली देख लीजिए। मलिक साहब इसमें मेरा एक सवाल है कि अगर जाट 100% वोट नहीं दे रहा है, तब तो जयंत चौधरी के लिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है अपना वोटर खोजे, वो दलित समुदाय में अपना वोटर खोजे, वो गुर्जर समुदाय में अपना वोटर खोजे। तो बीजेपी के साथ जाएंगे तो कहां उन्हें मुस्लिम वोट देगा, कहां उन्हें दलित वोट देगा? तो वो विरोधाभास तो दोनों तरफ है ना। नीरज भाई देखिए, यहाँ तो जाट ही 100% नहीं आ रहा है। 100% का मतलब हम 80% की भी बात करें, 10-20 तो इधर उधर चला जाता है। बाकी कास्ट की बात तो हम कर ही नहीं सकते। अगर आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, जब मायावती का कैंडिडेट आएगा, अगर गठबंधन नहीं होता है तो समाजवादी पार्टी का आएगा, ओवैसी दीन का आएगा, तो क्या मुस्लिम 100% जयंत चौधरी को वोट देगा? क्या मुस्लिम तो उसको वोट देगा जो बीजेपी को हरा रहा होगा। तो मैं वही तो बात कर रहा हूं ना। तो ये कैसे? महत्वपूर्ण बात है मलिक साहब, माफी के साथ में, आप मेरे सीनियर हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है, जयंत चौधरी जी के पास में 8 विधायक हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो इन 8 में से 5 समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, 3 लोकसभा प्रत्याशी बनेंगे। ये एक्सक्लूसिव बात है। देखिए, ये इस तरह की बात तो मुझे पता नहीं है। मेरे सामने तो महाराष्ट्र का बहुत अच्छा ऑपरेशन है, तमाम लोग वहां पे जो है देख रहे हैं आप, शिवसेना और एनसीपी। तो मुझे तो अब कोई भी विश्वास नजर आता नहीं है किन्हीं भी चीजों पे। अगर वहां इतना बड़ा काम हो सकता है तो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा? मैं नहीं समझता, कुछ भी हो सकता है। ईडी सीबीआई तो यूपी में भी है, खाली वहां तो है नहीं। ये तो डराने वाली बात लगता है। तो सब डरते हैं ना, बहुत लोग डर रहे हैं यूपी में भी। आप तो देख रहे होंगे, आपके आसपास के लोग कितने डरे हुए बैठे हैं यूपी में। पार्टी खत्म हो गई है लेकिन वो डरे बैठे हैं, घर से निकल ही नहीं रहे, खिड़की भी बंद कर लेते हैं, कहीं वो खिड़की में से कूद के ना कोई आ जाए। तो ये भी हमें देखना होगा ना। हम खाली सामने वाली बातें देखें करें ना करें, जो पर्दे के पीछे की बात है वो भी सामने आना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि डरने से कहीं ज्यादा ना व्यवहारिकता पर फैसले होंगे। और व्यवहारिकता क्या है, व्यवहार में क्या चीजें आती हैं, ये मुझे लगता है जयंत बेहतर तय करेंगे। हालांकि उन्होंने जो कंफ्यूजन फैला रखा है उसी वजह से इतनी चर्चा निकली है, और इसके लिए कोई पत्रकार दोषी नहीं है। उन्होंने कभी वो जो एक क्लियर कट स्टैंड, जैसे अगर आप अखिलेश यादव का देख लें, जिस तरीके से आप लालू यादव का होता है, तो उस तरीके के स्टैंड जयंत चौधरी का नहीं है। और इफ एंड बट उनके तरफ है, मुझे लगता है इस वजह से ये कंफ्यूजन है और वो चाहते हैं कि ये नहीं। वैसे मलिक साहब जो है ना, तो वो अभी तो पे चर्चा के दौरान मीनाक्षी लेखी ने कह ही दिया था फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि चुपचाप बैठिए वरना ईडी आ जाएगी। नहीं अभिषेक भाई, मैं अभिषेक जी ने जो सवाल उठाया है, अभिषेक जी जो कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए नीरज जी कहना चाहता हूं कि अगर जयंत चौधरी को इस तरह की कोई परिस्थिति नहीं बनानी थी तो वो स्टैंड ले सकते थे। केसीआर ने स्टैंड लिया है, मायावती जी ने स्टैंड लिया है, बहुत सारे लोगों ने, भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर, उन्होंने स्टैंड लिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम भाजपा के। तो आप भी बैठे रहते, आप मत जाते दोनों तरफ, आप कहते भाई हम बाद में फैसला लेंगे। तो इसमें क्या दिक्कत थी? ये उछल कूद की जरूरत क्या है? इससे तो आपकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है, आपकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ रही है। तो ये इस तरह की जो चीजें हो रही है, इसी से तो सवाल पैदा हो रहे हैं ना, और इससे आपका विश्वास खत्म हो रहा है। ये बात देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयंत चौधरी ने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा अपना जो है राजनीतिक कैरियर बनाया था और बहुत अच्छी एक छवि बनाई थी। उसी का नतीजा है कि आज 8 विधायक हैं, लेकिन वो छवि बरकरार नहीं रख पा रहे हैं, वो छवि धूमल हो रही कहीं ना कहीं। तो इनको एक स्टैंड तो लेना ही पड़ेगा। आज मुझे बता दीजिए, आप मिलाइए, अब यहाँ चार पत्रकार यहाँ बैठे हैं, अभिषेक जी बैठे हैं, अभिषेक जी जयंत चौधरी को फोन उठाए लगाएं, अभी मिलाएं आप लाइव में, अगर वो फोन उठा लें तो
जयंत चौधरी अपने किसी कार्यकर्ता से बात नहीं कर रहे, जयंत चौधरी किसी पत्रकार से बात नहीं कही है। तो ये जो संवादहीनता है, इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं पार्टी को और जयंत चौधरी को है। अरे आप अगर आपसे बात करते हैं जयंत चौधरी या मुझसे बात करते हैं, हमको तो टिकट चाहिए नहीं, हम तो कुछ सलाह दे सकते हैं उनको। तो अगर वो संवादहीनता बनी हुई है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ये सवाल खड़े होते हैं। अगर हम तीनों पत्रकारों में से चारों पत्रकारों में तो जयंत चौधरी से बात हुई होती 2 दिन पहले, तो ठोक के आप कह सकते थे नहीं मेरी कल बात हुई है, और उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो वो क्यों नहीं कहते हैं? आप इसका भी तो जवाब बताएंगे ना। आप बाकी लोगों से, नेताओं से बात कर सकते हैं। अभी अभिषेक जी फोन मिलाए, बाकी लखनऊ के कई नेताओं को दिल्ली के तुरंत पहली घंटी पे फोन उठा रहे हैं, टेलीकास्ट कर दीजिए, बात करते हो। सेंटर में जयंत चौधरी अभी चीफ गेस्ट के तौर पे बैठे थे, यही सवाल किया उन्होंने और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हम इंडिया के साथ रहेंगे और मैं इस्लामिक सेंटर में भाई इस्लामिक कल्चर सेंटर में प्रोग्राम हो रहा है, आपने जबरदस्ती माइक हटा दिया तो कुछ तो बोलेंगे ही वो। अब आप मणिपुर पे पूछते हैं उनसे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूछते नहीं आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कैराना पे पूछिए, आप पूछिए कि मुजफ्फरनगर पे आप चुनाव अगर लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, संजीव बालियान का क्या होगा, पार्टी संजीव बालियान को हटाएगी क्या, ये तो नहीं पूछते। आप मणिपुर पूछते हैं, आप कर्नाटक पूछते हैं, श्रीलंका भी पूछ लिया करें जयंत चौधरी से, और कुछ अमेरिका में भी संवाद उनसे कर लिया करें। बात ये है अभी जयंत चौधरी से बेंगलुरु में कुछ पत्रकारों ने बात की थी तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि उनकी पार्टी के हक में जो भी उचित फैसला होगा वो लेंगे। ये बड़ा खीर भी बताया था उन्होंने, खीर भी बताया था उन्होंने। एक पत्रकार को यह भी कहा था कि आप जीवन भर एक ही चैनल में रहोगे क्या। बयान तो उनके कई अलग अलग आए हैं, लेकिन हाल में उन्होंने और उनकी पार्टी के उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तो ऑन रिकॉर्ड मना ही कर रहे हैं ना। खैर कुल मिला के ये चर्चाएं, इसीलिए हम भी ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जयंत चौधरी की तरफ से ना भी जो हो रही है वो कभी ना कभी हाँ के अंदाज में ही हो रही है बीजेपी को साथ जाने को लेकर। और जिस तरीके से जो परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से मौजूदा हालात है, और राजस्थान के अंदर अभी माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक विपक्षी गठबंधन INDIA को लेकर कोई मजबूत तस्वीर हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। तो इसलिए ये तमाम अटकलें जारी हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खास तौर पर इसलिए अहम हो जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी में जाने के बाद, दारा सिंह चौहान जैसे नेता के बीजेपी में जाने के बाद शायद बीजेपी ने अपने पूर्वांचल को और ज्यादा सिक्योर कर लिया है। और 2019 में अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से 7 सीटें पश्चिम में बीजेपी हारी थी और 3 सीटों पर जीत का मार्जिन बहुत कम था, यानी 8-10 सीटें जो है वो पश्चिम में बीजेपी की स्टेक पर है। इसलिए भी जयंत चौधरी को लेकर ये तमाम अटकलें लगती हैं। लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों में INDIA की तीसरी बैठक जो है वो शायद मुंबई में होगी, या तीसरी बैठक में जयंत चौधरी ने ये कहा है कि वो तीसरी बैठक में हिस्सा लेंगे। आने वाले दिनों में हमें जयंत चौधरी की ये राजनीतिक गतिविधियां जो है वो और ज्यादा देखने समझने को मिलेंगी। उस तीसरी बैठक में अगर जयंत चौधरी जाते हैं तो वहां क्या कहते हैं ये भी हमें देखना होगा। लेकिन ये बात भी तय है जो कुमार अभिषेक ने शुरुआत में कही थी कि इस वक्त जयंत चौधरी की इतनी अहमियत है अपने इलाके की पॉलिटिक्स में कि वो पक्ष के साथ भी और विपक्ष के साथ भी बार्गेन कर सकते हैं अपने आप को बीच में रखकर, तो वो क्यों ना ये करें, और शायद ऐसा जयंत चौधरी कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं अपने मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं, और साथ ही जो YouTube पर हमने पोल चलाया था उसका नतीजा मैं आपको बता दूं। कम से कम YouTube पर हमें लाइव देखने वाले लोगों में 73% लोगों का यह कहना है कि जयंत चौधरी 2024 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ेंगे। 27% लोग ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ लड़ेंगे, यानी ज्यादा लोग समाजवादी पार्टी के साथ ही जयंत चौधरी का साथ अभी मान रहे हैं। हमारे तमाम मेहमानों का कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए शुक्रिया। लेकिन दर्शकों आप कहीं मत जाइए, आपको मैं दिखाता हूं वो रामाशीष राय का, प्रदेश अध्यक्ष RLD का वो इंटरव्यू जो कुमार अभिषेक ने किया था, और जिसमें वो तमाम बातें अपनी पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी के रिश्तों को लेकर कह रहे हैं। तो आज हमारे खास मेहमान हैं रामाशीष राय। जी हाँ, रामाशीष राय RLD के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन इन दिनों RLD की चर्चा खूब हो रही है। जयंत चौधरी को लेकर कयासबाजियां, अटकलबाजियां खूब हैं, और वो इसलिए कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ आएंगे,
या फिर जयंत चौधरी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं? बार बार ये सवाल क्यों उठ रहा है, बार बार ये कयासबाजी, ये अटकलबाजी क्यों हो रही है कि क्या जयंत बीजेपी के साथ जा सकते हैं? इसकी भी वजह है। दरअसल अभी जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर वोटिंग हुई तब जयंत चौधरी उसमें नहीं थे। जब पहली बैठक हुई उस वक्त वो यूपीए रहा होगा, जब पहली बैठक पटना में हुई तब इंडिया नाम नहीं था, उस वक्त भी जयंत चौधरी नहीं थे। जयंत चौधरी के बीच में कुछ ट्वीट भी आए थे जिसमें उन्होंने खीर और हलवा जैसे चीज़ों को खाने की चर्चा की थी। बहुत सारा कंफ्यूजन फैला। इसके अलावा ये भी बात रही कि जयंत चौधरी जो हैं वो लगातार सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत श्रीवास्तव होंगे जो कि इंडिया टुडे मैगजीन में हमारे सहयोगी हैं, और हम सीधा सवाल शुरू करते हैं रामाशीष राय जी। रामाशीष जी, स्वागत है आपका धन्यवाद यूपी तक के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है या इतनी चर्चा चल रही है, कंफ्यूजन ना कहें, जयंत जी को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा है कि वो कभी भी चले जाएंगे, बीजेपी जा सकते हैं, ये क्या सब कुछ मतलब पूरी तरीके से गलत है? इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, बिना आग का ये धुआं है, क्या है, या कुछ ना कुछ चल रहा है? देखिए, इधर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सघन प्रवास किया है, गांव-गांव में दौरा किया है, और जो ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे वो अग्निवीर योजना का हो, एमएसपी पर कानून बनाने का हो, या सामाजिक समरसता कायम करने की बात रही हो, वो पश्चिम के, चाहे वो अलीगढ़ कमिश्नरी हो, आगरा कमिश्नरी हो, मेरठ कमिश्नरी हो, सहारनपुर हो, सभी क्षेत्रों में सघन प्रवास किया है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि आरएलडी पश्चिम में बहुत मजबूत होकर के उभरी है। अब चुनाव में दो पक्ष बन गया है, इंडिया और एनडीए। एनडीए को लग रहा है कि अगर जयंत चौधरी इसी तरह से उनका माहौल बना रहा और इंडिया के साथ वो मुस्तैदी से खड़े रहे तो पश्चिम में एक तरह से सारी सीटों पर एनडीए का सफाया हो जाएगा और इंडिया भारी बहुमत से जीतेगा। इसलिए लोगों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से एक ये दूसरा करने की कोशिश किया है कि जयंत चौधरी जी की बातचीत चल रही है, वो आ सकते हैं, उनका समझौता हो सकता है। इस प्रकार की बातें विपक्ष के लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। लेकिन जयंत चौधरी जी ने भी तो इस, अगर ये चीजों को हवा दी जा रही है तो भी तो लगता है कि चाहते रहे कि ऐसी चीजों को हवा दी जाए। अब वो पहली मीटिंग में नहीं गए, ठीक है, वो विदेश में थे परिवार के कार्यक्रम से। वोटिंग की बात आई तो वोटिंग में नहीं गए, पत्नी अस्पताल में थी, हालांकि उनसे ज्यादा बुरी स्थिति में थे पूर्व प्रधानमंत्री जो व्हीलचेयर पर आए, हेमंत सोरेन थे, वो तमाम लोग लाए गए। इसके अलावा ट्वीट्स हुए, उसके अलावा उन्होंने एक आध बयान भी ऐसे दिए कि भाई जो हमारी पार्टी चाहेगी हम वो करेंगे, जिससे हमारी पार्टी मजबूत होगी हम वो करेंगे। एक एम्बिगुअस सा उनका एक बयान रहा है। ऐसे में बड़े आसानी से लोग जो हैं वो कयास लगा सकते हैं कि भाई आखिर जयंत चाह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। देखिए, राजनीति में कभी कभी चर्चा में बने रह के तरह तरह के मुद्दे उछलते हैं, उछाले भी जाते हैं, लेकिन पार्टी हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाती है और लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए कार्य भी करती है। इस समय राष्ट्रीय लोकदल का लक्ष्य है उसको उत्तर प्रदेश में उसकी प्रादेशिक मान्यता पुनः बहाल हो जाए और इसके लिए वो बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। 1 दर्जन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल मुस्तैदी से, बड़ी प्रमुखता से, बड़े प्रभावी तरीके से अपने कार्य का विस्तार कर रहा है। वैसे तो पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के 75 जिले में जिलाध्यक्ष बन गए, उनकी कमेटियां बन गई, सेक्टर और सेक्टर के अंदर उप सेक्टर, फिर बूथ कमेटियां, इस पर काम चल रहा है। हम पूरे प्रदेश में काम खड़ा करने में लगे हैं, लेकिन कुछ 1 दर्जन ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर आरएलडी प्रमुखता के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है और इंडिया की जब बैठक होगी
तो नेताओं के समक्ष अपनी सीटों के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। और जयंत चौधरी जी का भी यही लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में अपना स्थान पुनः मजबूती से खड़ा करें। ठीक है, हमारे साथ प्रशांत है। प्रशांत, आपका सवाल। मेरा सवाल रामाशीष जी आपसे ये है, मैंने पिछले 1 महीने में आपके कम से कम 4 से 5 इंटरव्यू पढ़े। उन 4 से 5 इंटरव्यू में एक बात बड़ी कॉमन दिखी, आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पे है, लेकिन कुछ तल्खियाँ खासतौर से आप क्या कुछ अखिलेश यादव से आपकी नाराज़गी है समाजवादी पार्टी से? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में ये बोला कि समाजवादी पार्टी के कारण हमारा नगर निकाय में सीटें घट गई। दूसरे इंटरव्यू में आपने ये बोला कि समाजवादी पार्टी हमें उतनी सीटें नहीं देना चाह रही जितना हम डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा, क्या समाजवादी पार्टी से कोई दिक्कत है? नहीं, वो एक संदर्भ विशेष में मैंने ये बातें कहा था। हाँ। कि स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों दलों को मिलकर के लड़ने की बात तय हुई थी, लेकिन अचानक किसी न किसी कारण से वो समझौता नहीं हो पाया और स्थानीय निकायों में आमने सामने अनेक जिलों में लड़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट थे, आरएलडी के भी कैंडिडेट थे, आमने सामने लड़े। कई सीटों पर थोड़ा सा आपस में वोटों के बिखराव की वजह से कई सीटें हार जाना पड़ा। थोड़ी मन में लोगों की तल्खी हुई, क्योंकि पहले आरएलडी तैयार कर रही थी कि अकेले लड़ने के लिए पूरे प्रदेश में, लेकिन बाद में नेतृत्व ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत हुआ, एक कमेटी भी बनी कि आपस में मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ पाए, जिसके कारण एक गलत मैसेज कार्यकर्ता में भी गया और बाहर भी गया। नहीं तो गुस्सा है उस बात को लेकर के? नहीं, गुस्सा नहीं है। कभी कभी राजनीति में तो 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है 1 कदम आगे बढ़ने के लिए। इसलिए वो बातें भूल करके, क्योंकि लोकसभा का चुनाव व्यापक परिप्रेक्ष्य में होने जा रहा है और तमाम जो संवैधानिक परिस्थितियां हैं, संस्थाएं हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए सब लोग मिल करके इस चुनाव को लोकसभा चुनाव में लड़ने का फैसला किया है और मुझे लगता है कि आरएलडी इसमें प्रमुखता से पीछे नहीं हटेगी किसी भी तरह से और अपनी पूरी भागीदारी इंडिया को मजबूत बनाने में लगाएगी। जयंत जी ने आपको जिम्मेदारी दी संगठन को मजबूत करने की। आप आए हैं बीजेपी बैकग्राउंड से, आप भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी भी इस समय जो है चर्चाएं भी कि बीजेपी में जुड़ने की, तो मतलब क्या जिम्मेदारी इस तरह की तो नहीं थी कि बीजेपी के लोगों को कोई पार्टी से जोड़ो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं रहा। कई जयंत चौधरी से जब मेरी बात हुई थी प्रारंभ में, तो उनका इरादा था कि संगठन वेश आप कार्यकर्ता रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे संगठन को गांव लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, जिले में कैसे खड़ा किया जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे इसको और बढ़ाया जाए। तो इस दिशा में मैं आपसे चाहता हूँ। मतलब वो विचारधारा आपने छोड़ दी है बीजेपी वाली? बीजेपी के विचारधारा किसान गरीब मजदूर था, गांव गरीब किसान था, वो आरएलडी का भी है, प्रमुखता से है आरएलडी, गांव गरीब किसानों की लड़ाई लड़ती है, कहती है। तो वो विचारधारा तो एक ही है। लेकिन वही बात है ना कि क्या चूंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं आप, बहुत करीब से भाजपा के संगठन में रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो सवाल अभी प्रशांत ने पूछा कि आप कहीं सेतु का काम तो नहीं करेंगे बीजेपी और आरएलडी के बीच में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं। नहीं, आरएलडी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आरएलडी की हितों को लेकर के ही संघर्ष कर रहा हूँ, उनके संगठन में काम कर रहा हूँ। आरएलडी का जो हित है वही सर्वोपरि हित मेरा भी है कि आरएलडी को, ये आरएलडी तो राष्ट्रीय लोकदल नॉर्थ इंडिया की बहुत बड़ी पार्टी थी और चौधरी चरण सिंह की बड़ी विरासत थी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक। तो इसमें सारे दलों का सामंजस्य रहा है। कभी रालोमो बना था, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह मिलकर के रालोमो बनाए थे। नीतिगत कोई बहुत किसानों के मुद्दे पर, गांव के मुद्दे पर कोई डिफरेंस नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा गांव गरीब किसान की बात करता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जब वैचारिक मुद्दों पर, गांव गरीब किसान के मुद्दे पर भाजपा और आरएलडी में कोई बहुत वैचारिक अंतर नहीं है, तभी तो लोग अब कह रहे हैं कि भाई आरएलडी के साथ भाजपा जाना चाहती है और जा सकती है। देखिए, एक मुद्दे पर बहुत थोड़ा डिफरेंस है कि आरएलडी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि भाईचारा टूटे, सामाजिक भाईचारा बने रहे, सामाजिक समरसता बने रहे।
इसके लिए वो सतर्क भी है, जागरूक भी है और इस दिशा में अभियान भी चलाया करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी पूरे पश्चिम के जिलों में घूम घूम करके जब तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, उस समय भी उस खाई को पाटने के लिए वो गांव-गांव गए और इस पर चौकन्ना रहती है राष्ट्रीय लोकदल का, ये विशेषता है। तो लेकिन आप पूरी तरीके से इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बीजेपी से अंदर खानी न तो कोई वार्ता चल रही है, ना ही बीजेपी के साथ जाने की कोई संभावना है, कोई गुंजाइश है। आप जहां हैं मजबूती के साथ हैं और उसी गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया के साथ है और मजबूती से इंडिया को मजबूती देने के लिए काम कर रहा है। किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ इंडिया को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितनी सीटें आरएलडी लड़ेगी। इसका मतलब जब 2024 में देखा जाए तो कितनी सीटें आरएलडी इंडिया गठबंधन में लड़ेगी। अखिलेश यादव से आपकी कितनी सीटों की डिमांड है? क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो आप थे गठबंधन में 2019 में, लेकिन सिर्फ 2 सीटें आपको मिली थी। 3 सीटें थी, मथुरा 3 सीटें थी। इस बार आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, इस बार 1 दर्जन तो सीटें ऐसी है जहां हम लड़ने और जीतने का मुद्दा रखते हैं। उस 1 दर्जन सीटों को हम इंडिया के बैठक में जब नेतृत्व बैठेगा। कौन कौन सी? जैसे हमारी प्रमुख रूप से तो बागपत है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, नगीना है, अमरोहा है, मथुरा है, फतेहपुर है, अलीगढ़ है, हाथरस है, इस तरह की सीटें हैं। मेरठ भी है। एक आध हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे देवरिया लोकसभा सीट है, वहाँ भी मुस्तैदी से वहाँ बूथ लेवल तक के कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। एक चीज सवाल है, जब आपने सीटें गिनाई तो मुजफ्फरनगर सीट को लेकर बड़ा इशू है आपके यहाँ। मुजफ्फरनगर में एक तरफ पंकज मलिक के फादर हरेंद्र मलिक, पूर्व राज्यसभा सांसद, वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, उनको प्रभारी भी समाजवादी पार्टी ने बनाया, और कहीं ना कहीं ये एक ईगो का विषय बन गया है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में। इधर जो है जयंत चौधरी जी निश्चित तौर पर चाहते होंगे कि मुजफ्फरनगर पिछली बार अजीत सिंह जी लड़े तो वो निश्चित तौर पर चाहते होंगे कि आरएलडी के सिंबल पर लड़ा जाए। हाँ, वो कई सीटें हैं जहाँ मामला पेचीदा है, फंसा हुआ है, लेकिन नेतृत्व के समक्ष जब सारी बातें पर डिस्कशन होगा तो मुझे लगता है कि आपस में सहमति और सामंजस्य बनाए जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 12 सीटें आप लोगों की डिमांड में है, 1 दर्जन पर सीट। सर एक चीज़ और है, आप लोग जो बीजेपी को लेकर इधर जो चर्चा उठ रही है, लेकिन जयंत चौधरी ने जो पिछले दिनों दौरे किए, भाईचारा जिंदाबाद जो मुहिम निकल, तो जाट मुस्लिम यूनिटी को लेकर ज्यादा कोशिश रही। अब दूसरी तरफ जो है कोशिश ये चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो उनकी सारी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी अगर इस तरह के डिसीजन नहीं। जो ये चर्चा चल रही है इसमें कोई दम नहीं है, ये निराधार चर्चा है। अच्छा। और उन्होंने समाज के हर तबके को जोड़ने का काम किया है। अच्छा, पहले से भी चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति रही है पश्चिम में, वो अल्पसंख्यक और अन्य बिरादरी के लोगों को सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के चलते रहे हैं। वही काम जयंत चौधरी कर रहे हैं, वही हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी भी उसी काम को कर रहे थे। इन लोगों ने कभी भी खाई चौड़ी होने नहीं दिया है, चाहे जिस प्रकार की राजनीति करते रहे हो, वो भाजपा कभी समझौते में रहे या कांग्रेस के साथ रहे, तब भी उन्होंने कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं किया जिससे समाज में तफरका पैदा हो, संप्रदायों के बीच में खाई पैदा हो। इसलिए वो हमेशा खाई को पाटने की कोशिश करते रहे, और इसलिए उनका मुख्य फोकस रहता है किसान, नौजवान, मजदूर, और इनको ही मुख्य मुद्दा मान करके वो काम करते हैं। आरएलडी का मुख्य फोकस यही है, गांव, किसान, मजदूर और जवान। एक और सवाल उठ रहा है, वो ये कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण वो क्या आपके साथ रहेंगे? क्या वो इस गठबंधन में आएंगे? तो आएंगे तो क्या उनके लिए आप लोगों ने सीटें रखी हैं? कितनी सीटें लड़ेंगे, इसकी कुछ जानकारी है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरा अभी परिचय पिछले स्थानीय निकायों के चुनाव में हुआ था, और जिस तरह से वो आरएलडी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे, चल रहे थे,
और जहां आरएलडी की चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे थे वहां खुद चंद्रशेखर आजाद अपना प्रत्याशी मान करके काम कर रहे थे, उनके वर्कर काम कर रहे थे। इसलिए एक बहुत मजबूत समीकरण बना है चौधरी जयंत सिंह के साथ चंद्रशेखर आजाद का। और चंद्रशेखर आजाद को भी अखिलेश जी भी चाहते हैं, चौधरी जयंत सिंह जी भी चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा में जाएं। कहाँ से? नगीना? कहाँ से? वो नगीना, बिजनौर, उसी के तरफ सहारनपुर, जो भी सीटें हैं उस इलाके में, उनका इरादा उसी इलाके से लड़ने का होगा। मैं समझता हूं कि उनका जो सबसे मजबूत काम खड़ा है उसी इलाके में है, सहारनपुर से लेके बिजनौर तक है। तो उन्हीं जिलों में किसी न किसी सीट पर उनको लड़ाया जाएगा। अब बकिया और एक आध सीट कहाँ लड़ सकते हैं, किसको लड़ा सकते हैं, ये तो जब चर्चा होगी, सीटों का शेयर की बात होगी, तभी इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, गठबंधन के लिए क्या, जैसे चंद्रशेखर रावण अभी आपके साथ हैं, चंद्रशेखर आजाद पूरी तरीके से, इनफैक्ट कहा जाए तो गठबंधन में आपके जरिए ही आए और बहुत क्लोज रहे। कल को अगर मायावती इस गठबंधन में आती हैं तो ये गठबंधन कैसे बन रहा है, कैसे बनता हुआ दिख रहा है आपको? क्या आपको मायावती आती हुई दिखाई दे रही है इस गठबंधन में? अभी तो फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि मायावती जी इस गठबंधन में आ रही हैं। अभी तो जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, वो अकेले लड़ने की बात कह रही हैं। तो अगर अकेले लड़ती हैं तो फिर ये सवाल पैदा नहीं होता। अभी कोई संकेत नहीं है ऐसा कि मायावती जी इस गठबंधन में आ रही हैं। और अगर मायावती भी आती हैं इस गठबंधन में तो या ऐसा या आपको लगता है कि कांग्रेस ही जो होगी वो कैटलिस्ट का काम करेगी, वही मेन इस गठबंधन का हिस्सा होगी जिसके जरिए पूरा गठबंधन बुनेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, जो माहौल है, उसमें कांग्रेस को ही लीड करना पड़ेगा और कांग्रेस लीड करेगी ही। जिस प्रकार यादव नहीं लीड करेंगे। अखिलेश यादव तो हमेशा कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में लीडरशिप समाजवादी पार्टी के हाथ में हो। देखिए, वो अखिलेश यादव जी हों, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी कुमार जी हो, नीतीश कुमार जी हों, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, या राहुल गांधी जी हों, सबको आपस में बैठ करके तय करना ही पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इस गठबंधन को, इंडिया को लीड करने वाली कोई बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आज जो सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार की सर्वे निकल करके आ रहे हैं, कहीं न कहीं मोदी के पैरेलल राहुल गांधी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए लीड तो राहुल गांधी को ही करना पड़ेगा, ये कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे करे या राहुल गांधी करे, कोई राष्ट्रीय पार्टी ही कर सकती है। जब आप ये बात कहते हैं तो ये तो अखिलेश यादव को एक तरीके से चुनौती है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव लीड करेंगे लगातार। नहीं, प्रदेश में अखिलेश यादव लीड कर सकते हैं, प्रदेश में बड़े दल के नेता हैं। बिहार में तेजस्वी यादव लीड कर सकते हैं, नीतीश कुमार लीड कर सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है और नीतीश कुमार जी ने ही इसकी शुरुआत किया है। बिहार की धरती से ही इसका शुरुआत हुआ है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ही पूरे देश के सारे प्रदेशों को, सारे दलों को एक धागे में पिरोने का काम किया है और राष्ट्रीय दल के नाते कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है, नीतीश कुमार जी को। तो निश्चित रूप से इसमें दोनों का बड़ा रोल होगा, नीतीश कुमार जी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा। बिल्कुल, हम लोग आखिरी चरण में अपने इसके। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा होगा पार्टियों के बीच में, तो इसकी लीडरशिप किसके हाथ में होगी? क्या अखिलेश यादव तय करेंगे कि किन किन पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी, या फिर ये कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो तय करेगा? देखिए, जो इंडिया का एक 11 सदस्यीय जो समिति बनने जा रही है, मुझे लगता है कि उसी के द्वारा तय होना है कि कौन कितना लड़ेगा। कोई एक दल नहीं तय कर सकता है। जो कमेटी बनने जा रही है वो कमेटी तय करेगी, डिसाइड करेगी कि किस दल को कितनी सीटें किस प्रदेश में लड़नी है। और 2009 में कांग्रेस 22 सीट पर लड़ी थी यहाँ। उसके साथ आरएलडी और चंद्रशेखर आज़ाद, नीतीश कुमार को भी यूपी में सीटें चाहिए। तो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए सीटों का फार्मूला तय होगा और जो तय होगा वो दिल्ली में तय होगा। उसमें अखिलेश जी भी रहेंगे, तेजस्वी जी भी रहेंगे, उसमें चौधरी जयंत सिंह जी भी रहेंगे, उसमें कांग्रेस के भी नेताओं का पार्टिसिपेट होगा। तो मुझे लगता है कि सब मिल करके तय करने वाले हैं
कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। अकेले अखिलेश जी ये लीड भले करेंगे, लेकिन वो तय नहीं करेंगे कि कौन कितना। अकेले कोई नहीं तय कर सकता है, क्योंकि हर सीट पर बात होनी है। आपका कैंडिडेट कौन होगा, कैसी ये सीट जीती जा सकती है। ये चुनाव बहुत अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर इंडिया जिस मजबूती से तैयारी करके लड़ रहा है, तो लड़ने की कसौटी भी उसी मजबूती से तय करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है मेरा रामाशीष जी, क्योंकि इतना अलायंस को लेकर डिफरेंसेस चल रहे हैं, नेता लोग तो ऊपर में आपस में बात कर लेते हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की बात हो जाती होगी, इन कार्यकर्ताओं में कोई सामंजस्य है आरएलडी और समाजवादी पार्टी की आज की तारीख में? कोई आप ज़मीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, हर चुनाव में कार्यकर्ता में सामंजस्य बैठाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब लड़ाई किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर होती है तो जनता आगे रहती है, कार्यकर्ता पीछे हो जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा की जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनता आगे होगी और कार्यकर्ता पीछे हो जाएगा। तो आखिरी वर्ड आपसे हम ले लें कि आप लोग एनडीए की तरफ नहीं आ रहे, बीजेपी के साथ नहीं जा रहे, इंडिया में गठबंधन में ही रहेंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए। तो आज यूपी 32 लाइव में हमारे साथ हमारे खास मेहमान थे रामाशीष राय, जो कि आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज इन्होंने तमाम जो हमारे सवाल है उस पर अपनी राय रखी। साफ कहा कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे, वो इंडिया गठबंधन में मजबूती से रहेंगे। एक बात खास इन्होंने कही, वो ये कि जो टिकट का बंटवारा होगा वो एक पार्टी विशेष तय नहीं करेगी, ना ही समाजवादी पार्टी अकेले तय करेगी कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। इसमें जो इंडिया गठबंधन का जो स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी 11 सदस्यीय, वो तय करेगी। और ऐसे में कौन कौन सीटें कौन कौन लड़ेगा, ये अकेले अखिलेश यादव या उनकी पार्टी नहीं तय करेगी। ऐसे में अब नज़र इस बात पर होगी कि आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स होंगी तब आरएलडी का रुख क्या होता है। लेकिन इन्होंने अभी साफ कहा कि आरएलडी बीजेपी की तरफ नहीं जा रही। हालांकि चर्चा आगे भी जारी है और ये कयास और ये अटकलें अभी भी जारी हैं। तो आज हमारे खास मेहमान हैं रामाशीष राय। जी हाँ, रामाशीष राय आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पुराने नेता हैं, लेकिन इन दिनों आरएलडी की चर्चा खूब हो रही है। जयंत चौधरी को लेकर कयासबाजियां, अटकलबाजियां खूब हैं, और वो इसलिए कि क्या जयंत चौधरी बीजेपी की तरफ आएंगे या फिर जयंत चौधरी पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ हैं। बार बार ये सवाल क्यों उठ रहा है, बार बार ये कयासबाजी, ये अटकलबाजी क्यों हो रही है कि क्या जयंत बीजेपी के साथ जा सकते हैं? इसकी भी वजह है। दरअसल अभी जब दिल्ली सर्विसेज बिल पर वोटिंग हुई तब जयंत चौधरी उसमें नहीं थे। जब पहली बैठक हुई उस वक्त वो यूपीए रहा होगा, जब पहली बैठक पटना में हुई तब इंडिया नाम नहीं था, उस वक्त भी जयंत चौधरी नहीं थे। जयंत चौधरी के बीच में कुछ ट्वीट भी आए थे जिसमें उन्होंने खीर और हलवा जैसे चीज़ों को खाने की चर्चा की थी। बहुत सारा कंफ्यूजन फैला। इसके अलावा ये भी बात रही कि जयंत चौधरी जो हैं वो लगातार सीटें ज़्यादा मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी से। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत श्रीवास्तव होंगे, जो कि इंडिया टुडे मैगजीन में हमारे सहयोगी हैं, और हम सीधा सवाल शुरू करते हैं रामाशीष राय जी। रामाशीष जी, स्वागत है आपका धन्यवाद यूपी तक के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना कंफ्यूजन फैला हुआ है या इतनी चर्चा चल रही है, कंफ्यूजन ना कहें, जयंत जी को लेकर इतनी ज्यादा चर्चा है कि वो कभी भी चले जाएंगे, बीजेपी जा सकते हैं, ये क्या सब कुछ मतलब पूरी तरीके से गलत है? इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है, बिना आग का ये धुआं है, क्या है, या कुछ ना कुछ चल रहा है? देखिए, इधर आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सघन प्रवास किया है, गांव-गांव में दौरा किया है, और जो ज्वलंत मुद्दे थे, चाहे वो अग्निवीर योजना का हो, एमएसपी पर कानून बनाने का हो, या सामाजिक समरसता कायम करने की बात रही हो, वो पश्चिम के, चाहे वो अलीगढ़ कमिश्नरी हो, आगरा कमिश्नरी हो, मेरठ कमिश्नरी हो, सहारनपुर हो, सभी क्षेत्रों में सघन प्रवास किया है।
जिसका परिणाम ये हुआ है कि आरएलडी पश्चिम में बहुत मजबूत होकर के उभरी है। अब चुनाव में दो पक्ष बन गया है, इंडिया और एनडीए। एनडीए को लग रहा है कि अगर जयंत चौधरी इसी तरह से उनका माहौल बना रहा और इंडिया के साथ वो मुस्तैदी से खड़े रहे तो पश्चिम में एक तरह से सारी सीटों पर एनडीए का सफाया हो जाएगा और इंडिया भारी बहुमत से जीतेगा। इसलिए लोगों ने बड़ा सुनियोजित तरीके से एक ये दूसरा करने की कोशिश किया है कि जयंत चौधरी जी की बातचीत चल रही है, वो आ सकते हैं, उनका समझौता हो सकता है। इस प्रकार की बातें विपक्ष के लोगों द्वारा फैलाई जा रही है। लेकिन जयंत चौधरी जी ने भी तो इस अगर ये चीजों को हवा दी जा रही है तो भी तो लगता है कि चाहते रहे कि ऐसी चीजों को हवा दी जाए। अब वो पहली मीटिंग में नहीं गए, ठीक है, वो विदेश में थे परिवार के कार्यक्रम से। वोटिंग की बात आई तो वोटिंग में नहीं गए, पत्नी अस्पताल में थी। हालांकि उनसे ज्यादा बुरी स्थिति में थे पूर्व प्रधानमंत्री जो व्हीलचेयर पर आए, हेमंत सोरेन थे, वो तमाम लोग लाए गए। इसके अलावा ट्वीट्स हुए, उसके अलावा उन्होंने एक आध बयान भी ऐसे दिए कि भाई जो हमारी पार्टी चाहेगी हम वो करेंगे, जिससे हमारी पार्टी मजबूत होगी हम वो करेंगे। एक एम्बिगुअस सा उनका एक बयान रहा है। ऐसे में बड़े आसानी से लोग जो हैं वो कयास लगा सकते हैं कि भाई आखिर जयंत चाह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं। देखिए, राजनीति में कभी कभी चर्चा में बने रह के तरह तरह के मुद्दे उछलते हैं, उछाले भी जाते हैं, लेकिन पार्टी हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाती है और लक्ष्य को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए कार्य भी करती है। इस समय राष्ट्रीय लोकदल का लक्ष्य है उसको उत्तर प्रदेश में उसकी प्रादेशिक मान्यता पुनः बहाल हो जाए और इसके लिए वो बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करने के लिए लगी हुई है। 1 दर्जन सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल मुस्तैदी से, बड़ी प्रमुखता से, बड़े प्रभावी तरीके से अपने कार्य का विस्तार कर रहा है। वैसे तो पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के 75 जिले में जिलाध्यक्ष बन गए, उनकी कमेटियां बन गई, सेक्टर और सेक्टर के अंदर उप सेक्टर, फिर बूथ कमेटियां, इस पर काम चल रहा है। हम पूरे प्रदेश में काम खड़ा करने में लगे हैं, लेकिन कुछ 1 दर्जन ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिस पर आरएलडी प्रमुखता के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है और इंडिया की जब बैठक होगी तो नेताओं के समक्ष अपनी सीटों के बारे में विस्तार से चर्चा करेगी। और जयंत चौधरी जी का भी यही लक्ष्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में अपना स्थान पुनः मजबूती से खड़ा करें। ठीक है, हमारे साथ प्रशांत है। प्रशांत, आपका सवाल। मेरा सवाल रामाशीष जी आपसे ये है, मैंने पिछले 1 महीने में आपके कम से कम 4 से 5 इंटरव्यू पढ़े। उन 4 से 5 इंटरव्यू में एक बात बड़ी कॉमन दिखी, आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पे है, लेकिन कुछ तल्खियाँ खासतौर से आप क्या कुछ अखिलेश यादव से आपकी नाराज़गी है समाजवादी पार्टी से? क्योंकि आपने एक इंटरव्यू में ये बोला कि समाजवादी पार्टी के कारण हमारा नगर निकाय में सीटें घट गई। दूसरे इंटरव्यू में आपने ये बोला कि समाजवादी पार्टी हमें उतनी सीटें नहीं देना चाह रही जितना हम डिजर्व करते हैं। तो इसीलिए मैंने पूछा क्या समाजवादी पार्टी से कोई दिक्कत है? नहीं, वो एक संदर्भ विशेष में मैंने ये बातें कहा था। हाँ। कि स्थानीय निकाय चुनाव में दोनों दलों को मिलकर के लड़ने की बात तय हुई थी, लेकिन अचानक किसी न किसी कारण से वो समझौता नहीं हो पाया और स्थानीय निकायों में आमने सामने अनेक जिलों में लड़ना पड़ा। समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट थे, आरएलडी के भी कैंडिडेट थे, आमने सामने लड़े। कई सीटों पर थोड़ा सा आपस में वोटों के बिखराव की वजह से कई सीटें हार जाना पड़ा। थोड़ी मन में लोगों की तल्खी हुई, क्योंकि पहले आरएलडी तैयार कर रही थी कि अकेले लड़ने के लिए पूरे प्रदेश में, लेकिन बाद में नेतृत्व ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत हुआ, एक कमेटी भी बनी कि आपस में मिलकर के लड़ेंगे, लेकिन नहीं लड़ पाए, जिसके कारण एक गलत मैसेज कार्यकर्ता में भी गया और बाहर भी गया। ये तो गुस्सा है उस बात को लेकर के? नहीं, गुस्सा नहीं है। कभी कभी राजनीति में तो 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है 1 कदम आगे बढ़ने के लिए। इसलिए वो बातें भूल करके, क्योंकि लोकसभा का चुनाव व्यापक परिप्रेक्ष्य में होने जा रहा है और
तमाम जो संवैधानिक परिस्थितियां हैं, संस्थाएं हैं, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोकतंत्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए सब लोग मिल करके इस चुनाव को, लोकसभा चुनाव में लड़ने का फैसला किया है और मुझे लगता है कि आरएलडी इसमें प्रमुखता से पीछे नहीं हटेगी किसी भी तरह से और अपनी पूरी भागीदारी अच्छा इंडिया को मजबूत बनाने में लगाएगी। जयंत जी ने आपको जिम्मेदारी दी संगठन को मजबूत करने की। आप आए हैं बीजेपी बैकग्राउंड से, आप भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं और पार्टी भी इस समय जो है चर्चाएं भी कि बीजेपी में जुड़ने की, तो मतलब क्या जिम्मेदारी इस तरह की तो नहीं थी कि बीजेपी के लोगों को कोई पार्टी से जोड़ो? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं रहा। कई जयंत चौधरी से जब मेरी बात हुई थी प्रारंभ में, तो उनका इरादा था कि संगठन वेश आप कार्यकर्ता रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे संगठन को गांव लेवल तक, ब्लॉक लेवल तक, जिले में कैसे खड़ा किया जाए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कैसे इसको और बढ़ाया जाए, तो इस दिशा में मैं आपसे चाहता हूं। मतलब वो विचारधारा आपने छोड़ दी है बीजेपी वाली? बीजेपी के विचारधारा किसान गरीब मजदूर था, गांव गरीब किसान था, वो आरएलडी का भी है, प्रमुखता से है आरएलडी, गांव गरीब किसानों की लड़ाई लड़ती है, तो वो विचारधारा तो एक ही है। लेकिन वही बात है ना कि क्या चूंकि जिस बैकग्राउंड से आते हैं आप, बहुत करीब से भाजपा और भाजपा के संगठन में रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि जो सवाल अभी प्रशांत ने पूछा कि आप कहीं सेतु का काम तो नहीं करेंगे बीजेपी और आरएलडी के बीच में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं बोलते हैं। नहीं, आरएलडी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं आरएलडी की हितों को लेकर के ही संघर्ष कर रहा हूँ, उनके संगठन में काम कर रहा हूँ। आरएलडी का जो हित है वही सर्वोपरि हित मेरा भी है कि आरएलडी को, ये आरएलडी तो राष्ट्रीय लोकदल नॉर्थ इंडिया की बहुत बड़ी पार्टी थी और चौधरी चरण सिंह की बड़ी विरासत थी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक, तो इसमें सारे दलों का सामंजस्य रहा है। कभी रालोमो बना था, अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह मिलकर के रालोमो बनाए थे। नीतिगत कोई बहुत किसानों के मुद्दे पर, गांव के मुद्दे पर कोई डिफरेंस नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा गांव गरीब किसान की बात करता है। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि जब वैचारिक मुद्दों पर, गांव गरीब किसान के मुद्दे पर भाजपा और आरएलडी में कोई बहुत वैचारिक अंतर नहीं है, तभी तो लोग अब कह रहे हैं कि भाई आरएलडी के साथ भाजपा जाना चाहती है और जा सकती है। देखिए, एक मुद्दे पर बहुत थोड़ा डिफरेंस है कि आरएलडी किसी भी कीमत पर नहीं चाहती है कि भाईचारा टूटे, सामाजिक भाईचारा बने रहे, सामाजिक समरसता बने रहे। इसके लिए वो सतर्क भी है, जागरूक भी है और इस दिशा में अभियान भी चलाया करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी पूरे पश्चिम के जिलों में घूम घूम करके, जब तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, उस समय भी उस खाई को पाटने के लिए वो गांव-गांव गए और इस पर चौकन्ना रहती है राष्ट्रीय लोकदल का, ये विशेषता है। तो लेकिन आप पूरी तरीके से इस बात से इनकार कर रहे हैं कि बीजेपी से अंदर खानी न तो कोई वार्ता चल रही है, ना ही बीजेपी के साथ जाने की कोई संभावना है, कोई गुंजाइश है। आप जहां हैं मजबूती के साथ हैं और उसी गठबंधन के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया के साथ है और मजबूती से इंडिया को मजबूती देने के लिए काम कर रहा है। किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हो रही है। हम दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ इंडिया को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कितनी सीटें आरएलडी लड़ेगी। इसका मतलब जब 2024 में देखा जाए तो कितनी सीटें आरएलडी इंडिया गठबंधन में लड़ेगी। अखिलेश यादव से आपकी कितनी सीटों की डिमांड है? क्योंकि पिछली बार देखा जाए तो आप थे गठबंधन में 2019 में, लेकिन सिर्फ 2 सीटें आपको मिली थी। 3 सीटें थी, मथुरा 3 सीटें थी। इस बार आपको कितनी उम्मीद है? देखिए, इस बार 1 दर्जन तो सीटें ऐसी है जहां हम लड़ने और जीतने का मुद्दा रखते हैं। उस 1 दर्जन सीटों को हम इंडिया के बैठक में जब नेतृत्व बैठेगा। कौन कौन सी है? जैसे हमारी प्रमुख रूप से तो बागपत है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, नगीना है, अमरोहा है, मथुरा है, फतेहपुर है, अलीगढ़ है, हाथरस है, इस तरह की सीटें हैं। मेरठ भी है। एक आध हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी तैयारी कर रहे हैं
जैसे देवरिया लोकसभा सीट है, वहाँ भी मुस्तैदी से वहाँ बूथ लेवल तक के कमेटियां बनाई जा रही हैं। एक चीज सवाल है, जब आपने सीटें गिनाई तो मुजफ्फरनगर सीट को लेकर बड़ा इशू है आपके यहाँ। मुजफ्फरनगर में एक तरफ पंकज मलिक के फादर हरेंद्र मलिक पूर्व राज्यसभा सांसद, वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें, उनको प्रभारी भी समाजवादी पार्टी ने बनाया, और कहीं ना कहीं ये एक ईगो का विषय बन गया है आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच में। इधर जो है जयंत चौधरी जी निश्चित तौर पर चाहते होंगे कि मुजफ्फरनगर पिछली बार अजीत सिंह जी लड़े तो वो निश्चित तौर पर चाहते होंगे कि आरएलडी के सिंबल पर लड़ा जाए। हाँ, वो कई सीटें हैं जहाँ मामला पेचीदा है, फंसा हुआ है, लेकिन नेतृत्व के समक्ष जब सारी बातें पर डिस्कशन होगा तो मुझे लगता है कि आपस में सहमति और सामंजस्य बनाए जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब 12 सीटें आप लोगों की डिमांड में हैं, एक दर्जन भर सीटें। सर एक चीज़ और है, आप लोग जो बीजेपी को लेकर इधर जो चर्चा उठ रही है, लेकिन जयंत चौधरी ने जो पिछले दिनों दौरे किए, भाईचारा जिंदाबाद जो मुहिम निकल, तो जाट मुस्लिम यूनिटी को लेकर ज़्यादा कोशिश रही। अब दूसरी तरफ जो है कोशिश ये चल रही है, जो चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो उनकी तो सारी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी अगर इस तरह के डिसीजन नहीं। जो ये चर्चा चल रही है इसमें कोई दम नहीं है, ये निराधार चर्चा है। अच्छा। और उन्होंने समाज के हर तबके को जोड़ने का काम किया है। अच्छा, पहले से भी चौधरी चरण सिंह की जो राजनीति रही है पश्चिम में, वो अल्पसंख्यक और अन्य बिरादरी के लोगों को सबको जोड़ करके सबको साथ लेकर के चलते रहे हैं। वही काम जयंत चौधरी कर रहे हैं, वही हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी भी उसी काम को कर रहे थे। इन लोगों ने कभी भी खाई चौड़ी होने नहीं दिया है, चाहे जिस प्रकार की राजनीति करते रहे हो, वो भाजपा कभी समझौते में रहे या कांग्रेस के साथ रहे, तब भी उन्होंने कभी इस प्रकार की राजनीति नहीं किया जिससे समाज में तफरका पैदा हो, संप्रदायों के बीच में खाई पैदा हो। इसलिए वो हमेशा खाई को पाटने की कोशिश करते रहे, और इसलिए उनका मुख्य फोकस रहता है किसान, नौजवान, मजदूर, और इनको ही मुख्य मुद्दा मान करके वो काम करते हैं। आरएलडी का मुख्य फोकस यही है, गांव, किसान, मजदूर और जवान। एक और सवाल उठ रहा है, वो ये कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण वो क्या आपके साथ रहेंगे, क्या वो इस गठबंधन में आएंगे? तो आएंगे तो क्या उनके लिए आप लोगों ने सीटें रखी हैं, कितनी सीटें लड़ेंगे, इसकी कुछ जानकारी है? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी से मेरा अभी परिचय पिछले स्थानीय निकायों के चुनाव में हुआ था, और जिस तरह से वो आरएलडी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के लड़ रहे थे, चल रहे थे, और जहां आरएलडी की चुनाव प्रत्याशी लड़ रहे थे वहां खुद चंद्रशेखर आज़ाद अपना प्रत्याशी मान करके काम कर रहे थे, उनके वर्कर काम कर रहे थे। इसलिए एक बहुत मजबूत समीकरण बना है चौधरी जयंत सिंह के साथ चंद्रशेखर आज़ाद का, और चंद्रशेखर आज़ाद को भी अखिलेश जी भी चाहते हैं, चौधरी जयंत सिंह जी भी चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद जी लोकसभा में जाएं। कहाँ से? नगीना? कहाँ से? नगीना, बिजनौर, उसी के तरफ सहारनपुर, जो भी सीटें हैं उस इलाके में, उनका इरादा उसी इलाके से लड़ने का होगा। मैं समझता हूं कि उनका जो सबसे मजबूत काम खड़ा है उसी इलाके में है, सहारनपुर से लेके बिजनौर तक है। तो उन्हीं जिलों में किसी न किसी सीट पर उनको लड़ाया जाएगा। अब बकिया और एक आध सीट कहाँ लड़ सकते हैं, किसको लड़ा सकते हैं, ये तो जब चर्चा होगी, सीटों का शेयर की बात होगी, तभी इस विषय पर कुछ कहा जा सकता है। अच्छा, गठबंधन के लिए क्या, जैसे चंद्रशेखर रावण अभी आपके साथ हैं, चंद्रशेखर आज़ाद पूरी तरीके से, इनफैक्ट कहा जाए तो गठबंधन में आपके जरिए ही आए और बहुत क्लोज रहे। कल को अगर मायावती इस गठबंधन में आती हैं तो ये गठबंधन कैसे बन रहा है, कैसे बनता हुआ दिख रहा है आपको? क्या आपको मायावती आती हुई दिखाई दे रही है इस गठबंधन में? अभी तो फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि मायावती जी इस गठबंधन में आ रही हैं। अभी तो जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, वो अकेले लड़ने की बात कह रही हैं। तो अगर अकेले लड़ती हैं तो फिर ये सवाल पैदा नहीं होता। अभी कोई संकेत नहीं है ऐसा कि मायावती जी इस गठबंधन में आ रही हैं। और अगर मायावती भी आती हैं इस गठबंधन में तो या ऐसा, या आपको लगता है कि कांग्रेस ही जो होगी वो कैटलिस्ट का काम करेगी, वही मेन इस गठबंधन का हिस्सा होगी जिसके जरिए पूरा गठबंधन बुनेगा उत्तर प्रदेश में? देखिए, आज की जो परिस्थिति है, जो माहौल है,
उसमें कांग्रेस को ही लीड करना पड़ेगा और कांग्रेस लीड करेगी ही। नहीं, अखिलेश यादव नहीं लीड करेंगे। अखिलेश यादव तो हमेशा कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में लीडरशिप समाजवादी पार्टी के हाथ में हो। देखिए, वो अखिलेश यादव जी हों, नीतीश कुमार जी, तेजस्वी कुमार जी हो, नीतीश कुमार जी हों, या मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, या राहुल गांधी जी हों, सबको आपस में बैठ करके तय करना ही पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में इस गठबंधन को, इंडिया को लीड करने वाली कोई बड़ी पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और आज जो सर्वे आ रहे हैं, जिस प्रकार की सर्वे निकल करके आ रहे हैं, कहीं न कहीं मोदी के पैरेलल राहुल गांधी खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसलिए लीड तो राहुल गांधी को ही करना पड़ेगा, ये कांग्रेस को ही करना पड़ेगा, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे करे या राहुल गांधी करे, कोई राष्ट्रीय पार्टी ही कर सकती है। जब आप ये बात कहते हैं तो ये तो अखिलेश यादव को एक तरीके से चुनौती है। उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव लीड करेंगे लगातार। नहीं, प्रदेश में अखिलेश यादव लीड कर सकते हैं, प्रदेश में बड़े दल के नेता हैं। बिहार में तेजस्वी यादव लीड कर सकते हैं, नीतीश कुमार लीड कर सकते हैं। वैसे नीतीश कुमार राष्ट्रीय लेवल पर काम कर रहे हैं, सबको जोड़ने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है और नीतीश कुमार जी ने ही इसकी शुरुआत किया है। बिहार की धरती से ही इसका शुरुआत हुआ है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ही पूरे देश के सारे प्रदेशों को, सारे दलों को एक धागे में पिरोने का काम किया है और राष्ट्रीय दल के नाते कांग्रेस ने उनको अधिकृत किया है, नीतीश कुमार जी को। तो निश्चित रूप से इसमें दोनों का बड़ा रोल होगा, नीतीश कुमार जी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा। बिल्कुल, हम लोग आखिरी चरण में अपने इसके। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो सीटों का बंटवारा होगा पार्टियों के बीच में, तो इसकी लीडरशिप किसके हाथ में होगी? क्या अखिलेश यादव तय करेंगे कि किन किन पार्टियों को कितनी सीटें मिलेंगी, या फिर ये कांग्रेस पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है वो तय करेगा? देखिए, जो इंडिया का एक 11 सदस्यीय जो समिति बनने जा रही है, मुझे लगता है कि उसी के द्वारा तय होना है कि कौन कितना लड़ेगा। कोई एक दल नहीं तय कर सकता है। जो कमेटी बनने जा रही है वो कमेटी तय करेगी, डिसाइड करेगी कि किस दल को कितनी सीटें किस प्रदेश में लड़नी है। और 2009 में कांग्रेस 22 सीट पर लड़ी थी यहाँ। उसके साथ आरएलडी और चंद्रशेखर आज़ाद, नीतीश कुमार को भी यूपी में सीटें चाहिए। तो सब लोगों को ध्यान में रखते हुए, सबका ध्यान रखते हुए सीटों का फार्मूला तय होगा और जो तय होगा वो दिल्ली में तय होगा। उसमें अखिलेश जी भी रहेंगे, तेजस्वी जी भी रहेंगे, उसमें चौधरी जयंत सिंह जी भी रहेंगे, उसमें कांग्रेस के भी नेताओं का पार्टिसिपेटर होगा। तो मुझे लगता है कि सब मिल करके तय करने वाले हैं कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। अकेले अखिलेश जी लीड भले करेंगे, लेकिन वो तय नहीं करेंगे कि कौन कितना। अकेले कोई नहीं तय कर सकता है, क्योंकि हर सीट पर बात होनी है। आपका कैंडिडेट कौन होगा, कैसी ये सीट जीती जा सकती है। ये चुनाव बहुत अहम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के लिए महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर इंडिया जिस मजबूती से तैयारी करके लड़ रहा है, तो लड़ने की कसौटी भी उसी मजबूती से तय करनी पड़ेगी। एक आखिरी सवाल है मेरा रामाशीष जी, क्योंकि इतना अलायंस को लेकर डिफरेंसेस चल रहे हैं, नेता लोग तो ऊपर में आपस में बात कर लेते हैं, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की बात हो जाती होगी, इन कार्यकर्ताओं में कोई सामंजस्य है आरएलडी और समाजवादी पार्टी की आज की तारीख में? कोई आप जमीन पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं? देखिए, हर चुनाव में कार्यकर्ता में सामंजस्य बैठाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब लड़ाई किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर होती है तो जनता आगे रहती है, कार्यकर्ता पीछे हो जाता है। मुझे लगता है कि आने वाले लोकसभा की जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें जनता आगे होगी और कार्यकर्ता पीछे हो जाएगा। तो आखिरी वर्ड आपसे हम ले लें कि आप लोग एनडीए की तरफ नहीं आ रहे, बीजेपी के साथ नहीं जा रहे, इंडिया में गठबंधन में ही रहेंगे? बिल्कुल। बहुत शुक्रिया यूपी तक से बात करने के लिए। तो आज यूपी 32 लाइव में हमारे साथ हमारे खास मेहमान थे रामाशीष राय, जो कि आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आज इन्होंने तमाम जो हमारे सवाल है उस पर अपनी राय रखी। साफ कहा कि जयंत चौधरी कहीं नहीं जा रहे, वो इंडिया गठबंधन में मजबूती से रहेंगे। एक बात खास इन्होंने कही, वो ये कि जो टिकट का बंटवारा होगा वो एक पार्टी विशेष तय नहीं करेगी, ना ही समाजवादी पार्टी अकेले तय करेगी कि कौन कितनी सीटें लड़ेगा। इसमें
जो इंडिया गठबंधन का जो स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी 11 सदस्यीय, वो तय करेगी। और ऐसे में कौन कौन सीटें कौन कौन लड़ेगा ये अकेले अखिलेश यादव या उनकी पार्टी नहीं तय करेगी। ऐसे में अब नजर इस बात पर होगी कि आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स होंगी तब आरएलडी का रुख क्या होता है। लेकिन इन्होंने अभी साफ कहा कि आरएलडी बीजेपी की तरफ नहीं जा रही। हालांकि चर्चा आगे भी जारी है और ये कयास और ये अटकलें अभी भी जारी हैं।